नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हर स्पेशल करंट अफेयर को हम इसमें कवर करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम का ये वीडियो है और आप एक अच्छा रिवीजन इसके माध्यम से कर सकते हैं। हिंदी वाला पहले ही दिया जा चुका है तो हिंदी के बंधु वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। परीक्षा से ठीक पहले, 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए और ना पढ़ी जा सकती हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी वो दिमाग में बहुत समय तक स्थिर नहीं रहेंगे। तो जो पीछे आपने एक साल में पढ़ा है, जितनी भी तैयारी की है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यही सबसे अच्छी बात है और यही आवश्यक भी होता है। तो आप इस वीडियो से एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। जहां आपसे कोई जानकारी छूट गई है या आप वहां रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो वीडियो आपकी उस कमी को पूरा कर देगा। अब शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा, करंट अफेयर को देखने का तरीका होगा, हम पीछे की तरफ जाएंगे। यानी जनवरी 2023 से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा पीछे 2022 में क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @study for civil services। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ से आप लाभान्वित हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल भी जाएगा। अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छुक है तो ये नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। देखिए, अब यहाँ से बात शुरू होती है। 1 से लेकर 20 जनवरी 2023 को हम पहले देखेंगे। मतलब इतना जो करंट अफेयर है इसको सबसे पहले रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ये वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तरफ नाम दिया है अपॉइंटमेंट किसकी किसकी हुई है बिहार में नई नवेली जनवरी में, और उनके बारे में कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम यहाँ पर इकट्ठा करने वाले हैं। तो अपॉइंटमेंट्स जो जनवरी में हुई है उसमें सबसे पहले तो आप मैथिली ठाकुर का नाम देख रहे हैं। स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार इन्हें चुना गया है। और ये पदवी इन्हें दी किसने? तो देने वाला जो है ना वो हमारा इलेक्शन कमीशन है, एकदम प्यारा वाला। ठीक, अब इलेक्शन कमीशन ने इन्हें स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार बनाया है तो इसका मतलब है कि कुछ मतदान या वोटर से ही जुड़ा हुआ कुछ मामला होगा। तो वही बात है। मैथिली ठाकुर जो कि एक फोल्क सिंगर है, ध्यान दीजिएगा, ये गायिका है और लोक गायिका है तो इसलिए लोक समाज में प्रचलित भी हैं, जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता है। तो इन्हें अवेयरनेस फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने लगा रखा है कि जो वोटर है वो वोटिंग प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग लें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वोटिंग में उनकी भागीदारी हो, सही मतदान का सही तरीका समझें, सही आदमी को वोट करें। अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होने का मतलब ये नहीं कि जाकर वोट डाला है, वो तो उसका अंतिम चरण है, लेकिन आपको ये कम से कम आभास होना चाहिए कि आप जिस आदमी को, जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं वो आपके पसंद की है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें लोगों को बताने का, लोगों को अवेयर करने का काम ये करेंगे। लोकतंत्र में जनता ही अहम होती है, लेकिन जनता को अपनी ही कीमत नहीं मालूम होती, तो जनता को उसकी कीमत बताने का काम करेंगे। अब इसके बाद प्रशांत कुमार शाही जी को आप देख रहे हैं जो कि नए एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार चुने गए हैं। और इससे पहले इस पद पर आसीन थे ललित किशोर जी। ठीक है, इससे पुराने वाले जो हैं वो ललित किशोर जी थे जो कि अब रिटायर हो गए, मतलब अपने पद से रिटायर हो गए और उसकी जगह पे प्रशांत कुमार शाही जी आ गए। और इनकी पहचान क्या है भाई? तो ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, इससे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और अब नए एडवोकेट जनरल बन गए। अब थोड़ी सी श्रद्धांजलि दे देते हैं। तो श्रद्धांजलि हम किसको देंगे? शरद यादव जी को देंगे। ये इनका हाल फिलहाल में देहावसान हुआ है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल यूनाइटेड, जदयू जिसे आप कहते हैं। शरद यादव जी बिहार के पैदाइश वाले नहीं थे, मतलब बिहार से इनका जन्म स्थान वाला नाता नहीं है। तो इनकी पैदाइश हुई थी होशंगाबाद में जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश के पैदाइशी थे और खास बात यह है कि ही रिप्रेजेंटेड द लोकसभा 4 टाइम्स। ठीक है, और 4 बार जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया फ्रॉम द मधेपुरा, ध्यान से देखिएगा, मधेपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन बिहार। बिहार में कहाँ से? मधेपुरा से। ट्वाइस इलेक्टेड, 2 बार ये चुने गए टू द लोकसभा फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश और 1 बार ये चुने गए हैं बदायूं से, उत्तर प्रदेश से। तो कुल मिलाकर प्रॉबेबली ये पहले ऐसे पॉलिटिशियन है पूरे भारत में। प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो प्रॉबेबली ये पहले ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा के तौर पे 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हैं। अब 3 अलग अलग राज्य कौन से? तो MP, UP और बिहार। और क्या इसमें बड़ी बात हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है? तो ही वॉज द फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल यूनाइटेड सर्विंग फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन इन 2003 अंटिल 2016। तो इनकी पूरी सर्विस का जो टेन्योर है वो दिया हुआ है। अब इसके बाद स्कीम या कैंपेन जो चल रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। तो एक अच्छी वाली स्कीम है जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है, डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट स्कीम। पार्सल एक स्थान से भेजा जाता है, दूसरे के यहाँ पहुँचता है जहाँ उसका गंतव्य होता है, लेकिन रास्ते में सुरक्षित रहे, ये बहुत आवश्यक चीज़ होती है। नहीं तो पैसा भी बर्बाद जाएगा, प्रयास भी, और लोगों को धक्का पहुँचेगा। तो इसके चलते अब यहाँ देखें, ऑन 1 जनवरी 2023 यानी नए साल के दिन
इन द मीटिंग ऑफ ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन ऑफ इंडियन रेलवे, ध्यान से यहाँ डिपार्टमेंट को देखिएगा, इंडियन रेलवेज एंड पोस्टल डिपार्टमेंट बिहार सर्किल, जो बिहार का पोस्टल डिपार्टमेंट है, बिहार सर्किल का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसने और इंडियन रेलवे ने एक मीटिंग की। अब इसमें बिजनेसमैन भी थे और ऑफिशियल्स भी थे, और ये मीटिंग आयोजित हुई थी पटना में, बिहार की राजधानी में। खास बात क्या है, इट वॉज टोल्ड दैट नाउ द बिजनेसमैन ऑफ पटना कैन सेंड देयर पार्सल, मतलब जो भी उनका लगेज है, बाय द ट्रेन टू एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री एंड देयर विल बी नो नीड टू विजिट, कहाँ पे विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, द रेलवे स्टेशन टू रिसीव इट। ऐसे क्या होता है, अब झांक झांक कर आते हैं रेलवे स्टेशन पे कि हमारा पार्सल आया कि नहीं, सही सलामत आया कि नहीं, वो और ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है, टूटा फूटा तो नहीं, तो उस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात होती है। और फॉर दिस द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द इंडियन रेलवे आर ज्वाइंटली स्टार्टेड द डोर टू डोर कैंपेन। अब ये डोर टू डोर पार्सल स्कीम जो है, इसको चलाया जाएगा इसी के चलते। और अच्छी बात यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत ये ध्यान दिया जाएगा कि जो पार्सल है वो सेफली डिलीवर्ड हो, उसमें किसी भी तरह की टूट फूट ना हो, उसको डिस्ट्रक्ट करके ना पहुंचाया जाए उपभोक्ता के घर तक। और इसके लिए आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं अपने सामान को बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी के तहत। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है, ये इसके साथ समझौता कर लिया है बजाज आलियांज के साथ कि आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं चाहे तो अपने सामान का, ठीक। और इसमें 30% जो इसका अमाउंट है आप देख रहे हैं, विच इंश्योरेंस कैन आल्सो बी डन बाई पेइंग 30% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ पार्सल एंड GST प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कराने के बाद एक तरह की निश्चिंतता हो सकती है। कुल मिलाकर सुरक्षा के साथ सामान आपके दरवाजे तक पहुंच जाए, इसके पीछे प्रयासरत है रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट। और क्या चीज़ है, एक तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही चला रहा है। इसके पीछे जो आयोजक संस्था है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मूल उद्देश्य है जितने भी स्टेशन हैं जो कि पुराने ढर्रे से चल रहे हैं उनको मॉडर्न लुक देना, मॉडर्नाइजेशन उसका करना, यही इसके पीछे मेन पर्पज़ है। और इस क्रम में अगर आप देखें तो इन विच 2 स्टेशन ऑफ बेगूसराय इन बिहार आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 15 स्टेशन सेलेक्टेड बाई सोनपुर डिवीजन हैज़ बीन डन। अब यहाँ खास बात यह भी है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू प्रिपेयर द मास्टर प्लान ऑफ रेलवे स्टेशंस एंड टू इम्प्लीमेंट द मास्टर प्लान इन डिफरेंट फेजेस, इनहेंस द फैसिलिटीज। सुविधाओं को बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन होगा तो निश्चित तौर पे नई नई सुविधाएं सामने आएंगी, यात्रियों को आराम रहेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होंगी। योजना का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। अब नंबर आता है अगली टेबल का, जो कि है बुक और ऑथर्स की लिस्ट। तो ज़्यादा लंबी नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही नाम आप किताब का देख रहे हैं, जो कि है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी, किताब का नाम है। और इसके बारे में खास इन्फॉर्मेशन ये है कि ये नीतीश कुमार जी पे पूरी तरह से फोकस है। और ये जो बुक है इसको इस टाइटल के अंतर्गत पब्लिश किया गया है। टाइटल आपने देख ही लिया है, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी। और चीफ मिनिस्टर के जीवन को आधार बना के, उनके कर्मों को आधार बना के इसे लिखा गया है। इसके जो एडिटर है वो कुमार वरुण है, यही इसमें जानने योग्य बात है। इसके बाद स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ कई सारी चैंपियनशिप है, जैसे कि जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और ये तमिलनाडु में हेल्ड की गई थी 28 दिसंबर 2022 से लेकर 7 जनवरी 2023 के बीच में। ये जो समय अंतराल होता है ना, पूछा जा सकता है। अब इसमें बिहार की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, मतलब बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो तमिलनाडु में हुई थी, तो हमें क्या लेना देना। लेना देना इसलिए है क्योंकि खुशी कुमारी हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर द स्टेट ऑफ बिहार इन 55 kg कैटेगरी। ये जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, इसमें 55 किलोग्राम जो वेट कैटेगरी थी, उसके अंतर्गत खुशी कुमारी ये गोल्ड मेडल जीती हैं, और ये बिहार की रहने वाली है। तो बिहार का इन्होंने नाम रोशन किया है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, भोला सिंह वॉन ब्रॉन्ज मेडल बाय लिफ्टिंग 138 kg, और गुलशन कुमार वॉन गोल्ड मेडल बाय लिफ्टिंग 278 kg इन 67 किलोग्राम कंपटीशन। तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हाथ लगी हैं। और साथ में देखिए, गौतम कुमार वॉन सिल्वर मेडल टू मेक द स्टेट प्राउड। इतने सारे लोगों ने वहाँ पे गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीत के देश का नाम और प्रदेश का नाम कुल मिलाकर रोशन किया है। अब इसके बाद फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप है। अब ये कबड्डी चैंपियनशिप जो है ये मदुरै में आयोजित की गई थी, मतलब तमिलनाडु में, और ये 3 दिनों तक चली थी, मतलब 3 दिन का पूरा टूर्नामेंट था। इन विच द गर्ल्स ऑफ बिहार गॉट द 3rd पोजीशन बाय डिफीटिंग महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड चंडीगढ़। यहाँ जो बिहार की लड़कियां हैं उन्होंने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, उसे आप देख रहे हैं। और देखें आप, साइकिलिंग चैंपियनशिप है जो कि 27वें नंबर की है, मतलब उसका 27वां संस्करण है, यानी इससे पीछे 26 बार उसका ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। और इसका जो समय है उसे देखिएगा, 7 से लेकर 10 जनवरी 2023 27th नेशनल सीनियर जूनियर एंड सब जूनियर रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप वॉज ऑर्गेनाइज एट सिनार, नासिक, महाराष्ट्र। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अंडर द एजिज ऑफ महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें जो सौजन्यकर्ता कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजर होती हैं, या फिर संस्थाएं आप कह सकते हैं, कंपनी से ज़्यादा संस्था बेहतर शब्द है। तो उन संस्थाओं का नाम आपको पता होना चाहिए कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, तो वो नाम आप देख रहे हैं। इन दिस कॉम्पिटिशन बिहार डॉटर सुहानी कुमारी मेड द स्टेट प्राउड बाय विनिंग गोल्ड मेडल। ध्यान से देखिएगा, सुहानी कुमारी, ये पूछा जा सकता है कि कौन लड़की जो है बिहार की वहाँ जीती। तो सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर रोड रेस कॉम्पिटिशन जो है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और साथ में अमृता कुमारी जो है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 10 किलोमीटर रोड रेस कंपटीशन में।
तो ये साइकिलिंग चैंपियनशिप थी जिसमें कि बिहार की लड़कियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। अब अगला जो डाटा है, अब यहाँ डाटा नहीं बल्कि प्रश्न है, कुछ MCQs है, क्योंकि वहाँ प्रीलिम्स में आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही देखने हैं, विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होता है। तो यहाँ वही 5-5 ऑप्शन वाला दिया है। अब आप देखिए, ऑन 5 जनवरी 2023 द यूनियन होम मिनिस्टर हैज सेलेक्टेड वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एमंग द 10 पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री फॉर ईयर 2022। ये महिला थाना की बात हो रही है, तो बताइए किस जिले का चुना गया है। अब यहाँ बताने की जरूरत है ही नहीं, उत्तर सामने दिया है, अरवल। तो अब अरवल के बारे में और इस पूरे मुहिम के बारे में क्या खास बात हो सकती है, देखिए यहाँ बॉक्स में दिया है, अच्छी खासी जानकारी है। अरवल महिला पुलिस स्टेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस, ये अच्छे प्रदर्शन के लिए चुना गया है। और किस क्षेत्र में, इन्वेस्टिगेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ केसेस, क्राइम प्रिवेंशन और जितने भी उसके क्राइम प्रिवेंशन इनिशिएटिव हैं उसके लिए, साथ में स्पीडी फाइलिंग ऑफ चार्जशीट फाइल करने के मामले में बहुत तेजी दिखाई इसने। तो इन सब मामलों के तहत ETC का मतलब है कि कुल मिलाकर ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और इसी के लिए इसे चुना गया है। ठीक, और इसके साथ साथ अस्का पुलिस स्टेशन इन ओडिशा गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, साथ में बनवास पुलिस स्टेशन जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ का, आर एमंग द टॉप, यहाँ इसे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, एमंग द टॉप 3 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। तो इसमें कुल मिलाकर 3 अलग अलग पुलिस स्टेशन के नाम दिए हैं जिसमें कि बिहार का भी शामिल है और इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थाने हैं उसमें ओडिशा का एक है अस्का थाना, और चंपावत जिले उत्तराखंड का है बनवास, और साथ में बिहार का है अरवल। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द सेकेंड तारामंडल, यानी एक पहले से ही अवस्थित है बिहार में, तो सेकेंड तारामंडल ऑफ स्टेट हैज़ बीन इस्टेब्लिश। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, तो दरभंगा। वो साफ साफ आप आंसर देख रहे हैं। देखिए इसमें प्रश्न उठता है ना कि तब पहला वाला कहाँ है, वो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देकर। फिलहाल ऑन 12 जनवरी 2023 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी जो हैं वो इनॉग्रेशन करते हैं इस सेकेंड तारामंडल की, जो कि नॉर्थ बिहार में पहला है। उत्तरी बिहार, अगर बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी बिहार में ये पहला तारामंडल है और ओवरऑल बिहार में सेकेंड है। बिहार का जो पहला प्लेनेटोरियम है ये पटना प्लेनेटोरियम कहा जाता है और इसकी लोकेशन है इंदिरा गांधी साइंस कॉम्प्लेक्स पटना में। इट वॉज प्रिपेयर्ड ऑन 20 जुलाई 1989 एट कॉस्ट ऑफ 11 करोड़। उस समय 11 करोड़ रुपए लगे थे, जो कि अच्छी खासी लागत होती है। और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सत्येंद्र नारायण सिन्हा, दिस प्लेनेटोरियम इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो वो तो नाम से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर पहला वाला कहाँ है वो आपको बता दिया। दूसरा वाला जो है अभी नया नवेला है, ये दरभंगा का है। और क्वेश्चन है इधर, ये प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेटस, ये देख रहे हैं आप, अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे कि शॉर्टकट में आप कहते हैं असर, 2022 का इसका एडिशन है, लेकिन इसको रिलीज किया गया नए साल में, जनवरी में 2023 में। द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन बिहार स्कूल्स हैज़ इंक्रीज इन विच सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में या जानने समझने में बिहार के बच्चों की योग्यता में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर कुछ बढ़िया वाले सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथमेटिक्स, उनके नाम दिए हैं। अब इसमें ई को हमने इसलिए चुन रखा है क्योंकि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाई है। और आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी असर रिपोर्ट, रिलीज ऑन 18 जनवरी, इसकी जो एग्जैक्ट तारीख है रिलीज होने की, 18 जनवरी 2023 को ये रिलीज हुई थी। देयर विल बी एन इंक्रीज इन एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन बिहार स्कूल्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। हिंदी पढ़ने में भले महारत हासिल ना हो, लेकिन इंग्लिश और मैथमेटिक्स में इस समय इन्होंने काफ़ी अच्छी उपलब्धियां दर्ज की हैं। तो बात तो ठीक है, इंग्लिश एक उपयोगी भाषा है, ठीक है, मतलब अनिवार्य भाषा है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के समय के हिसाब से उपयोगी भाषा है। मैथमेटिक्स जो है ये तो आवश्यक ही है, ये तो हर जो दैनिक क्रियाकलाप है उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों विषयों में बच्चों की क्षमता में वृद्धि हुई है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ सामने आई है कि प्राइवेट कोचिंग लेने में लोगों का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। अपनी नींव को मजबूत करने के लिए वो स्कूल में सहारा नहीं ले पाते हैं, तो प्राइवेट कोचिंग, ट्यूशन वगैरह लगवाते हैं। तो इससे एक नए तरीके का पेशा भी फलने फूलने लगा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखिए, द कैनाल विल बी रिकॉन्स्ट्रक्टेड, यहाँ आप देख रहे हैं, फ्रॉम 103 RD of Jharkhand and Bihar border to 357.9 RD till the end of the canal located in which district at cost of rate 1364 करोड़। तो इसकी कॉस्ट आपको दे दिया है, इसकी रेंज दे दिया है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इसका समापन होता है। तो ये गया है, ठीक है, गया में ये जाकर समाप्त होती है। ये सिर्फ जिले का नाम आप इसमें पहचानना था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन के माध्यम से भी कुछ जो करंट अफेयर की जानकारी है वो आपको एक साथ दी जा रही है। मोड बदल बदल कर इसमें इसलिए दिया जा रहा है कि आप एक ही तरीके से पढ़ते हुए उबन आपको ना। तो रिलायंस जियो जो है ये अपना 5G का जाल फैला रहा है आजकल, तो उसे नाम दिया गया है ट्रू 5G, यानी सच्चा 5G है। इसका मतलब है कि बाकी सब जो है वो फाल्स हैं। ये कंपटीशन है आपस में कंपनियों का। तो कुल मिलाकर ये जो सर्विस है इसके बारे में कहा गया कि इन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन जनवरी 2023 ये लॉन्च हो गई है। तो जनवरी 2023 में बिहार के कौन से जिले में लॉन्च हुई?
अब इसमें नॉन ऑफ द एबव का जो ऑप्शन है उसको हमने क्यों चुन लिया, मोर देन वन का भी इसमें विकल्प मौजूद है। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन, 14 जनवरी 2023 की बात है। रिलायंस जियो जो है ये अपनी ट्रू 5G सर्विस को लॉन्च करता है बिहार की कैपिटल पटना में, और साथ साथ कहाँ पे, मुजफ्फरपुर सिटी में भी, पटना में भी और मुजफ्फरपुर में भी। और जियो का जो ट्रू 5G कवरेज है ये अब पूरे जो अर्बन एरिया है पटना के, पटना साहिब से लेकर दानापुर तक, वहाँ तक अवेलेबल होगा, और जो मुजफ्फरपुर का अर्बन एरिया है वहाँ भी उपलब्ध होगा। पहले अर्बन एरिया में पहुँचेगा और उसके बाद 2023 का जो अंत है दिसंबर तक, वहाँ तक एकदम देश के कोने कोने, प्रदेश के कोने कोने तक पहुँच जाएगा। तो ये इसके फैलने की शुरुआत है। अब इसीलिए हमने इसमें क्या किया, पटना और मुजफ्फरपुर दोनों को साथ में चुनना था तो हमने ई को चुन लिया। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न थोड़े से टेढ़े होते हैं, ट्रिकी होते हैं, लेकिन इसमें उत्तर खोजना भी उतना ही आसान होता है। देखें, सही कथन की आपको तलाश करनी है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन 10 जनवरी 2023 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और ये किसकी तर्ज पे चल रहा है, तो इससे पहले हमने देखा था ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसी की तर्ज पे, उसी की नकल पे इसको चलाया जा रहा है। ये ब्लॉक लेवल का होगा, तो ये बात है। और इसकी तारीख आपको दे रखी है। साथ में सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है कि फॉर दिस 500 बैकवर्ड ब्लॉक्स, जो पिछड़ा है उसी को तो एस्पिरेशन देने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है। तो 500 बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री हैव बीन सेलेक्टेड इन विच 61 ब्लॉक्स ऑफ बिहार आर इंक्लूडेड। मतलब ये जो 500 ब्लॉकों का चयन हुआ है इसके लिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम के लिए, उसमें 61 ब्लॉक जो हैं वो बिहार के। अब ये बताइए कि सही कौन सा है, तो दोनों सही है। और इस प्रश्न का उद्देश्य आपको सूचना देना था। ये दोनों जानकारियां आपके काम की। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिसंबर का महीना आ गया, पीछे की तरफ जा रहे हैं। दिसंबर 2022 में एग्रीमेंट कौन कौन से हुए हैं पहले तो वो देख लेते हैं। तो एग्रीमेंट के नाम पे एग्रीमेंट टू लिंक स्टेट यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी ऑनलाइन, जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं, उनके पुस्तकालयों को, उनकी जो लाइब्रेरी है उनको हम ऑनलाइन आपस में कनेक्ट करेंगे और ऑनलाइन उनका डाटा जो है वो उपलब्ध कराएंगे। ऑनलाइन डिजिटल डाटा उनका अगर इंटरनेट पे उपलब्ध होगा तो इससे उन्हें नया लुक प्राप्त होगा, लोग उनके बारे में जान पाएंगे, वहाँ की क्या अध्ययन सामग्री है इत्यादि। तो इसमें खास बात क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इज सून गोइंग टू साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ यूजीसी इन्फ्लिबनेट विथ एन ऑब्जेक्टिव कनेक्ट ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ ऑल 15 ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये जो इन्फ्लिबनेट प्रोग्राम है ना यूजीसी का, इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन्हें ऑनलाइन कनेक्ट करने का ही काम चल रहा है। और उसके अंतर्गत अब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एक समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करेगा यूजीसी के साथ। और इससे होगा क्या, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार के लिए भी, बिहार की लाइब्रेरियों के लिए भी खुल जाएगा। In this memorandum of understanding, apart from Department of Education, the Vice Chancellor, Registrar of all the 15 university and Director of UGC Inflibnet will sign the MOU, मतलब Memorandum of Understanding, at a function in the presence of Education Minister. तो ये तो समारोह आयोजित होगा, उसमें लोग सब लोग हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन आपको मूल उद्देश्य इसका पता होना चाहिए। इन्फ्लिबनेट जो है वो क्या करता है और लाइब्रेरी किस तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध हो पाएंगी, मतलब इन्हें जोड़ा जा सकेगा, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द सेरेमनी ऑर्गेनाइज फॉर MOU। तो ये जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज होगी जिसमें कि समझौता वगैरह दिखाया जाएगा, हस्ताक्षर होंगे, उसके जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर है। नाम आप देख रहे हैं। अब इसके बाद अगला जो डाटा है वो अपॉइंटमेंट्स का ही है, और इसमें देखें आप राजविंदर सिंह भट्टी का नाम आता है। नाम से ये क्लियर है कि ये मूल रूप से पंजाब के हैं। भट्टी जो इनकी टाइटल है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पंजाबी। अब ये नए DGP ऑफ बिहार बने, ठीक, और DGP बने हैं बिहार राज्य के, तो निश्चित तौर पर IPS ऑफिसर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हु हेल्स फ्रॉम पंजाब इज गोइंग टू रिप्लेस SK सिंह। इससे पहले इस पद पे कौन आसीन था, SK सिंह थे, अब उनके स्थान पे ये नए बने हैं। और द टेन्योर ऑफ IPS राजविंदर सिंह भट्टी इज टिल 13 सितंबर 2025। 30 सितंबर 2025 तक इनका जो पूरा कार्यकाल है वो रहेगा, उसके बाद कोई नया आएगा, लेकिन अभी आपके काम का यही है। तो नाम हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बिहार के नए DGP कौन बने, नाम आपको याद रखना है। इसके बाद अवार्ड और ऑनर्स जो है उन्हें देख लेते हैं। तो ये जो ऑनर या अवार्ड है इसमें सबसे पहले तो एक प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़ इन द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स। और इसके लिए जो अवार्ड विनिंग पर्सन है वो शालिनी कुमारी है पटना की। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। देने वाली संस्था कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। लोग आमतौर पे लेने वाले का ही नाम याद रखते हैं, लेकिन दिया किसने ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें खास बात यह है कि इन दिसंबर 2022 शालिनी कुमारी फ्रॉम बिहार हैज रिसीव द फर्स्ट प्राइज फॉर हर इनोवेशन मॉडिफाइड वॉकर एंड विथ एडजस्टेबल लेग्स, modified walker with adjustable legs in the grassroots innovation competition at 3rd ASEAN India Grassroots Innovation Forum. She won a cash prize. इन्होंने क्या किया, ये पुरस्कार तो जीता, और पुरस्कार में क्या होता है, कुछ प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और कुछ कैश दिया जाता है। तो कैश भी अच्छा खासा है, आप देखें $1500 का जो कैश है वो इनको प्राप्त होता है। फर्स्ट प्राइज विनर को ये दिया जाता है। और इसमें सेकेंड और थर्ड की भी चर्चा की गई है। द सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस
वर वॉन बाई ग्रास रूट इनोवेटर्स फ्रॉम फिलीपींस एंड म्यांमार रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिलीपींस और म्यांमार के जो इनोवेटर्स हैं उनको ये दिया गया है। साथ में द फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज इन द स्टूडेंट इनोवेशन कंपटीशन वर वॉन बाई पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम थाईलैंड, वाइल द थर्ड प्राइज वॉज वॉन बाई स्टूडेंट फ्रॉम लाओ पीडीआर। टोटल यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, अ टोटल ऑफ 37 पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंटिंग 9 कंट्रीज। 9 देशों से 37 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो कुल जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी संख्या भी बताई गई है। कुल मिलाकर ये कॉम्पिटिशन था और इसमें बिहार का प्रदर्शन सबसे ऊपर था। अब इसके बाद जो अगला अवार्ड है वो है साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड। वैसे तो साहित्य अकादमी अवार्ड को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन ये जो है ना ये ट्रांसलेशन वाला है, अनुवादक को दिया जाता है। और यहाँ जो नाम आप देख रहे हैं वो रत्नेश्वर मिश्रा जी का है और ये साहित्य अकादमी की ओर से दिया जाता है। तो ये तो नाम मतलब संस्था का नाम यहीं से क्लियर हो गया कि देने वाला कौन। अब इनके बारे में खास बात क्या है कि डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा जो हैं ये बिहार से हैं और इन्हें मैथिली लैंग्वेज के संदर्भ में ट्रांसलेशन से संबंधित ये अवार्ड दिया गया है। अंग्रेजी से मैथिली, मैथिली से अंग्रेजी, इस तरीके का इनका ट्रांसलेशन। और चमन नाहल की एक रचना है, मतलब इंग्लिश नॉवेल है जिसका नाम है आज़ादी, और इस पे इन्होंने इसका मैथिली ट्रांसलेशन करने का काम किया है। ये इनका एक उल्लेखनीय योगदान है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मॉडर्न मैथिलिक हिस्टोरिकल डायमेंशन, ये जो मतलब बुक है ये पब्लिश हुई है और ये मैथिली में पब्लिश हुई है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि विनोदानंद झा, यहाँ आप देख रहे हैं विनोदानंद झा बायोग्राफी और सराउंडिंग्स, ये एक किताब का नाम है इन हिंदी। और इनक्रेडिबल बिहार हिस्ट्री ऑफ पूर्णिया 1722 से लेकर 1793। इसके साथ साथ 9th सेंचुरी मिथिला, 9th सेंचुरी का मिथिला कैसा था वो चीज़ यहाँ बताई गई है। ये बुक जो है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई है, यहाँ आप देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैथिली ट्रांसलेशंस ऑफ डॉक्टर मिश्रा, मतलब इन्होंने क्या किया, मैथिली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और इंग्लिश से मैथिली में भी ट्रांसलेशन किया, दोनों ही हैं। तो यहाँ पर कुछ मैथिली ट्रांसलेशन जो डॉक्टर मिश्रा के द्वारा किया गया है, इसमें भवभूति, हिस्ट्री ऑफ तमिल और भारत का इतिहास, इस तरह की जो रचनाएं हैं वो दिखाई देती हैं। तो इतना हमने देखा। इसके साथ साथ एक मैथिली उपन्यास है जो कि सुरेंद्र झा का है, सुरेंद्र झा सुमन उनको कहा जाता है, आचार्य की पदवी उनके पास है। तो उगनाक दयादवाद, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। तो इतने सारे जो महत्वपूर्ण इनके ट्रांसलेशन वाले वर्क हैं उसके लिए इन्हें ये साहित्य अकादमी का ट्रांसलेटर अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप साहित्य अकादमी अवार्ड को ही देख लीजिए। तो बद्री नारायण को ये मिला है, साहित्य अकादमी इसको देती है। तो बाकी जो लोग हैं उनकी चर्चा करना व्यर्थ है, ये भोजपुर के रहने वाले हैं। और हिंदी पोएट्री कलेक्शन इनका है तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी एक प्रकार का प्राकृतिक बाजा आप कह सकते हैं। कद्दू आपने देखा है या लौकी, गोल आकार का जो बड़े साइज का हो जाता है, खपरेल पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, लता में उसको तोड़ते नहीं, सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते हैं, लुढ़का रहता है। और धूप जब लगती है तो धीरे धीरे करके पकने के बाद सूख जाता है। जब सूख जाता है तो उसको एक जगह से काटते हैं और वहां से उसके अंदर का जितना भी सूखा हुआ अंदर का मटेरियल है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर का वो घड़े नुमा खोल जो है वो बच जाता है और उसको रंग पोत कर उसका बाजा बना लेते हैं। बड़ा ही अच्छी सुरीली आवाज़ उससे निकलती है, तो उसको कहते हैं तुमड़ी। तो तुमड़ी के शब्द, ये एक उसी से नाम लिया गया है और ये हिंदी पोइट्री का कलेक्शन है। तो इसके लिए इन्हें दिया गया है। और साथ में आप देख रहे हैं कि अनुराधा रॉय, ये कलकत्ता की है, इन्हें इनका जो इंग्लिश नॉवेल है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है, तो इसके लिए अवार्ड इन दोनों जने को दिया गया। मतलब इसमें आप 2 लोगों के नाम देख पा रहे हैं। तो बिहार के सिर्फ एक ही है, ध्यान दीजिएगा, ये बद्री नारायण जी जो है ये भोजपुर के हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाए। जो दूसरी इसकी प्राप्त करता है वो अनुराधा रॉय है जो कि कलकत्ता की, उनका इंग्लिश नॉवेल है, इनका हिंदी काव्य संकलन। अच्छा, अब इसके बाद स्कीम और कैंपेन देख लेते हैं दिसंबर के। अब इसमें ग्रेडेड एक्शन प्लान आप सबसे पहले देख रहे हैं। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको हैंडल कर रहा है। रिमार्क्स इसमें क्या हो सकते हैं, तो इन नवंबर 2022 द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल प्रोफेसर अशोक घोष टोल्ड इन द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एट परिवेश भवन, और ये परिवेश भवन कहाँ पे है, पटना में है, दैट द काउंसिल हैज़ प्रिपेयर्ड अ ग्रेडेड एक्शन प्लान। अब ये जो काउंसिल है ना, इसने ग्रेडेड एक्शन प्लान प्रिपेयर किया है और विच विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 6 months इन ऑल दोज 25 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट वेयर न्यू मॉनिटरिंग स्टेशन हैव बीन बिल्ट इन द रिसेंट पास्ट इन ऑर्डर टू मेजर द एयर क्वालिटी। कुल मिलाकर यहाँ आप संस्था का नाम देख ही रहे हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो एयर क्वालिटी को मेजर करना, उसे सही तरीके से सबके सामने ले आना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पर अच्छा है, कहाँ खराब है, उसको जागरूक करने के उद्देश्य से इसे किया जा रहा है। मतलब ये एक्शन प्लान जो है ये इसी संदर्भ में एयर क्वालिटी को नापने के लिए जो मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हों उसके संबंध में ये जो एक्शन प्लान है इसको चलाया जाएगा। इसके बाद अगला जो डाटा है वो है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है इसमें द परमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहार्स मोस्ट एम्बिशियस कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट इन दिसंबर 2022। कोसी और मेची 2 नदियां हैं, उन्हें लिंक करने का काम, और नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया क्यों होती है, ताकि नदियों के पानी का सही इस्तेमाल हो सके। अब कोसी को आप जानते हैं कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नदी पहाड़ी इलाकों से उतरकर नेपाल से अपना पानी वानी लेकर और बिहार में तबाही फैला देती है,
रास्ता कब बदल के कौन से गांव में घुसकर बर्बाद कर देगी कुछ भरोसा नहीं है। तो कोशिका मैया के नाम से पूजते भी हैं और इससे त्रस्त भी रहते हैं, मतलब बाढ़ का प्रकोप बेहिसाब रहता है। तो कुल मिलाकर इसके पानी का सदुपयोग हो जाएगा और उसी के लिए लिंक प्रोजेक्ट जो है इसको परमिशन प्राप्त हुई है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिटेल रिपोर्ट, यहाँ आप देख रहे हैं डिटेल रिपोर्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड बाई वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मतलब इसके पीछे ओवरऑल मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय है। खास बात और क्या हो सकती है? तो अच्छी बात यह है कि ऑन कंप्लीमेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट होता है तो उस कंडीशन में द इरिगेशन फैसिलिटी एंड फ्लड रिलीफ विल बी इंश्योर इन अबाउट 1 लाख हेक्टेयर एरिया। फ्लड से रिलीफ मिलेगा और इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी खासी प्राप्त होगी। जो असिंचित क्षेत्र हैं जहाँ सूखे की तबाही फैली हुई है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे बराबर वर्षा होती है, जहाँ पानी का अभाव है, सूखे इलाके हैं, वहाँ के लिए ये वरदान सिद्ध होगा और जहाँ बाढ़ से लोग त्रस्त हैं उन्हें अच्छी खासी उससे राहत मिलेगी। और सीमांचल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, अररिया है, वो सब इससे फ़ायदा उठाएंगे, मतलब इससे लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद आप देखिए अगला वाला, एन एम्बिशियस प्लान फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। अब इसमें खास बात क्या हो सकती है? तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन December 14, 2022, the construction activities of building on ambitious plan of Patna Smart City as a multimodal transport hub has started। इसको स्टार्ट किया गया और ये तारीख आप देखिएगा 14 दिसंबर 2022 की। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ ट्रांसपोर्ट हब हैज स्टार्टेड ऑन अबाउट 3.38 एकड़ एट बकरी बाजार साइट नियर पटना जंक्शन। ये बकरी बाजार साइट जो है ये पटना जंक्शन के पास में है और यहाँ पे पूरा 3.38 एकड़ के पूरे विस्तार में इसको विकसित किया जाएगा। देयर विल बी अ कैपेसिटी टू एकोमोडेट about 296 vehicle in total 4 floors including underground, ground first and second floor। मतलब इसमें जो मंजिलें हैं आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 296 व्हीकल जो है उन्हें पार्क किया जा सकता है, उन्हें रखा जा सकता है और इसके लिए पूरा अंडरग्राउंड से लेकर ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके बाद सेकेंड फ्लोर, इस तरीके से मंजिलें विकसित की जाएंगी। और खास बात क्या है इसमें, ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है इससे पटना जंक्शन अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए 440 मीटर का जो सबवे है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसमें 340 मीटर जो मार्ग है वो अंडरग्राउंड होगा, जमीन के अंदर अंदर से जाएंगे। तो अच्छी योजना है। इसके बाद प्लान टू क्लीन ग्राउंड वाटर अंडर नमामि गंगे। अब नमामि गंगे योजना का नाम जब भी आता है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि गंगा की सफाई करनी है, गंगा को प्रदूषण मुक्त करना है। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि नदी का पानी तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा पानी का स्रोत हमारे मैदानी इलाकों में होता है वो ग्राउंड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर जहाँ भी उसका लेवल नीचे जाता है लोग हाहाकार करने लगते हैं। तो वो सबसे उपयोगी चीज़ है, स्वच्छ पानी है जिसे कि हम पीने के लिए या अपने जो जरूरी काम है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो ग्राउंड वाटर जो है वो शुद्ध रहे, मतलब उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी ना मिले। और आजकल उसे दूषित करने के लिए बहुत सारे प्रदूषक जमीन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। कहीं कैडमियम का प्रदूषण है, कहीं सीसे का है, कहीं आर्सेनिक का है, तमाम ऐसे पदार्थ हैं। तो ये प्रदूषण हटाया जा सके जो ग्राउंड वाटर है, उसके लिए नमामि गंगे में प्लान जोड़ा गया है। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे कि बुडको कहा जाता है शॉर्टकट में, तो वो इसे हैंडल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वही जो शॉर्टकट नाम आपने सुना, ऑन December 26, 2022 अंडर द नमामि गंगे प्रोजेक्ट द वर्क ऑफ क्लीनिंग, यहाँ आप देख रहे हैं, वर्क ऑफ क्लीनिंग द रिवर्स एट एज वेल एज ग्राउंड वाटर विल बी स्टार्टेड इन स्टेट of which 78 small towns have been, यहाँ आप देख रहे हैं, have also been selected। कहने का मतलब ये है कि ये जो बुडको है ना, शहरी अवसंरचना विकास निगम है, ये इस चीज़ को हैंडल कर रहा है और 26 दिसंबर को ये शुरू किया गया। तो पहले जो 78 छोटे शहर हैं उनका भी चयन कर लिया गया है ताकि वहाँ भी जो पानी की प्रदूषित होने की समस्या देखी गई है उससे निजात पाई जा सके। और नाले का पानी भी साफ करके तभी नदियों में मिलाया जाएगा, ये एक अच्छी बात है। और नदी हो या तालाब कहीं भी, मतलब उसको ट्रीटमेंट देकर तभी उसका जो पानी है, सीवेज का पानी है, उसको किसी भी जल स्रोत में मिलने देंगे। तो इससे नदियाँ भी प्रदूषित होने से बचेंगी और जो ग्राउंड वाटर डिस्ट्रक्ट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को आप देख रहे हैं, ये बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। इन December 2022 द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ लॉन्च द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। ये दिसंबर में लॉन्च की गई पॉलिसी 2022 है, लेकिन नाम मात्र की है। इसको लॉन्च किया गया है दिसंबर में, यानी साल के अंत में, विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग यूथ, वुमेन एज वेल एज SC ST एंड डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन इन द स्टेट सेल्फ रिलायंट। मतलब जो महिलाएं हैं जो कि घर में ऐसे खाली पड़ी हुई हैं, मतलब एक गृहिणी की हैसियत से हैं, कामकाजी नहीं है। उसके अलावा जो युवा हैं और अपंग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए ये योजना काम करेगी। जो SC ST समुदाय है जिसके पास रोजगार का अभाव है या समाज में बराबरी का दर्जा नहीं है, उसको ये जो पॉलिसी है ये राहत देने का काम करेगी। और अंडर दिस स्कीम इसमें करेंगे क्या, मतलब ये तो अच्छी बात है कि राहत दी जाएगी, इन्हें सपोर्ट दिया जाएगा। सपोर्ट किस तरीके का होगा, तो इस पूरी स्कीम में इंस्टेड ऑफ 10 लाख
10,50,000 आर नाउ बीइंग गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर। जो महिला उद्यमी होंगी, अपना उद्योग लगाने के लिए उत्सुक होंगी, उनको अब 10 लाख की जगह पे 10,50,000 रुपये ये सहायता के तौर पे उपलब्ध कराए जाएंगे कि वो अपना स्टार्टअप खड़ा कर सके। और इसके साथ साथ आप देखें कि विच मीन्स द फंड हैज़ बीन इंक्रीज बाई, वही जो परसेंटेज है ना, मतलब यहाँ अमाउंट बढ़ाया गया 10 लाख से उसको 10,50,000 किया गया, यानी 5% की उसमें वृद्धि कर दी गई। पहले ये 10 लाख ही था, अभी 10,50,000 इसको कर दिया गया है। और एट द सेम टाइम 11,50,000 रुपया जो है, यानी 11,50,000, ये 50% इसमें जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है, 15% बढ़ा दिया गया है। और ये सीड फंड के तौर पे जो SC/ST समुदाय है और डिफरेंशियली एबल्ड लोग हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके, अपना जो स्टार्टअप है उसे खड़ा कर सके। तो इस तरीके से ये सहयोग दिया जा रहा है। और ये धनराशि जो है, इस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट, ब्याज वगैरह नहीं लिया जाएगा। ये ब्याज मुक्त है, लेकिन इसको लौटाना तो पड़ेगा। 10 वर्षों के लिए दी जाती है, ये एक तरह का कर्ज होता है, ये कोई अनुदान नहीं है। तो इसे हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो यूथ है बिहार के और जितनी भी आत्मनिर्भर होने की इच्छुक महिलाएं हैं, मतलब अभी वो पराश्रित हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो ऐसी महिलाएं, दिव्यांगजन और ST/SC समुदाय, युवा जो हैं बिहार के, मतलब जितने भी बेसहारा लोग हैं या फिर अभी सामर्थ्य विहीन हैं, उनको सामर्थ्य देना राज्य का उद्देश्य है। इसके बाद आप अगले वाले को देखें, जो कि है स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0, इसका फेज चल रहा है। और इसमें खास बात क्या है, पर्यटन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको चला रहा है। तो ये स्वदेश दर्शन योजना है, घूमने की बात हो रही है तो पर्यटन मंत्रालय ही इसको हैंडल करेगा। दिसंबर 2022 की बात है, बिहार का जो गया और नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, उसके अंतर्गत काम शुरू कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि गया और नालंदा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो गया और नालंदा को आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ बिहार का जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पुनौरा धाम है, आप जानते होंगे। तो भारत सरकार जो है ये तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान जो है, मतलब प्रसाद स्कीम जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उसके चलते इसे डेवलपमेंट के काम के लिए चुनी है। मतलब ये जो सीतामढ़ी जिला है और पुनौरा धाम है, इसका डेवलपमेंट किया जाएगा प्रसाद योजना के अंतर्गत। अब जो पहले से चल रही स्वदेश दर्शन स्कीम थी, उसका ये नया फेज आप देख रहे हैं, SD 2.0। अब इसमें एक नया स्वरूप इस योजना का सामने आता है। कुल मिलाकर जो टूरिस्ट हैं और जो इसके डेस्टिनेशन पॉइंट हैं, मतलब जहाँ पे टूरिज्म बड़े पैमाने पर हो सकता है, बिहार में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, तो उस पर फोकस, पूरा अप्रोच रखा जाएगा। उस स्थान को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि लोग देखना उसे पसंद करें, टूरिस्ट वहाँ आए, और इससे स्टेट को भी अच्छी खासी इनकम होगी। आप जानते ही हैं टूरिज्म से बढ़िया पैसा मिलता है। बहुत सारे राज्य जो हैं वो टूरिज्म पर ही आधारित हैं। तो वैसे ही बिहार में एक नई संभावना को तलाशा गया। और आप देखते हैं कि 2014-15 का जो समय था, तो उसमें थीम बेसिस पे आप कुछ जो टूरिज्म सर्किट हैं उन्हें डेवलप करते हुए सरकार को देखते हैं, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है, रामायण सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है। फिर उनका समग्र विकास करने के उद्देश्य से, मतलब उन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट देने के पर्पज से स्वदेश दर्शन योजना को बाद में लॉन्च किया जाता है। मतलब सबको एक में मिलाकर एक योजना बना दी जाती है, जिसमें सारे जितने भी टूरिज्म के स्थान हैं उनको विकसित किया जाएगा। और ये स्वदेश दर्शन 2.0 जो है, ये नए रूप में लॉन्च हुई है। इसमें आगे के फेज पे काम किया जाएगा। तो जो जिले इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे सीतामढ़ी है, इसके अलावा गया नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आपकी यहाँ से स्पोर्ट्स न्यूज़ शुरू हो गई है। दिसंबर 2022 की सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है, और ये नवंबर 2022 में आयोजित हुई थी। खास बात क्या है कि यहाँ आप देखें, पटना जिले की है कृति राज सिंह, और ये न्यूजीलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसमें 6 स्वर्ण पदक जीतकर ये बिहार का नाम तो रोशन की ही, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्लेयर जाता है खेलने के लिए, तो अपने देश का तमगा सिर पर लगा के जाता है। तो वहाँ पर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। कुल मिलाकर इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते थे, 6 गोल्ड मेडल जीते थे, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और अंडर 18 का जो 57 kg वेट क्लास था, मतलब वेट कैटेगरी थी, उसमें 29 से लेकर 30 नवंबर के बीच में ये पदक इन्होंने जीते हैं। तो तारीख आपसे ये नहीं पूछी जाएगी कि किस दिन जीता, किस समय जीता। ये भार वर्ग पूछा जा सकता है, अंडर 18 के अंतर्गत ही आती है। और साथ में कितने स्वर्ण पदक जीते, स्वर्ण पदकों की जो संख्या है, गोल्ड मेडल का जो नंबर है, वो आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ आप देखें, शी हैज़ वॉन 1 गोल्ड मेडल इन रो बैंड प्रेस और 1 गोल्ड मेडल इन इक्विपमेंट बेंच प्रेस, और 4 गोल्ड मेडल्स जो इन्होंने जीते हैं वो होल पावर लिफ्टिंग बाई लिफ्टिंग 95 kg वेट, वजन कितना उठाया था वो भी दिया है। अब ये जो कृति राज सिंह है, ये जो बड़ा हसनपुर विलेज है, ये खुसरोपुर प्रखंड में पड़ता है, कुल मिलाकर पटना डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ की रहने वाली है, और गुवाहाटी स्थित जो रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है, वहाँ पे ये पहले वर्ष की छात्रा भी है, मतलब फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो अभी पढ़ रही है, पढ़ने के दौर में है, और अपनी कम आयु में इन्होंने बहुत ही उत्तम प्रदर्शन किया। और अच्छी बात यह है कि इनके जो पिता हैं वो एकदम साधारण आदमी हैं, मतलब एक कृषक हैं। तो ज़मीन से उठकर ये खड़ी हुई है। इसके बाद जो अगली चैंपियनशिप आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इवेंट में, वो है
एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप 2022। और इसमें बड़ी बात क्या है, ये 10 से लेकर 11 दिसंबर के बीच में नेपाल काठमांडू में ऑर्गेनाइज होती है। और इसके लिए जो भारतीय रग्बी टीम है उसको अनाउंस कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है उसकी। कुल मिलाकर 10 देश इसमें हिस्सा लेते हैं, ये बड़ी बात है। और बिहार से 4 लड़कियां इसमें शामिल हुई, जिसमें कि आरती कुमारी हैं, सपना कुमारी हैं, धर्मशिला कुमारी हैं, अर्चना कुमारी हैं, और 4 लड़के भी बॉयज़ जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसमें अरमान आलम का नाम आप देखेंगे, हर्षराज का नाम देखेंगे, सौरभ कुमार है, राजू कुमार है, इन सब का नाम आता है। और रग्बी टीम का कैप्टन भी बनाया गया अंडर 19 में अरमान आलम को, तो उनकी अलग पहचान है। इसमें जो नाम दिए हैं ना, इन्हें आप देख सकते हैं, मतलब नाम पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर 10 जो देश हैं वो इसमें भाग लेंगे या भाग लिए। ये बीता हुआ करंट अफेयर है, तो ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमने इसे देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें, ये नया डाटा है। बिहार के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का एक दिवसीय जो वनडे मैच होता है उसमें रिकॉर्ड दर्ज किया है। और दिसंबर 2022 में ये ईशान किशन है, जो कि बांग्लादेश के चटगांव में जो जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम है, वहाँ बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए तीसरा और अंतिम वनडे मैच जो था, 126 बॉल पे इन्होंने अपना सबसे तेज जो दोहरा शतक है उसको पूरा किया था। 126 गेंद में इन्होंने पूरा कर लिया था। और इससे पहले एक रिकॉर्ड बना हुआ था, तो ये क्रिस गेल के नाम से था। और क्रिस गेल ने 2015 का जो वर्ल्ड कप था जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों पे ये शतक, मतलब दोहरा शतक बनाने का काम कंप्लीट किया था। लेकिन अभी ईशान किशन ने क्या किया, इन्होंने 126 गेंद में ही वो काम पूरा कर दिया है। तो कुल मिलाकर दोहरा शतक लगाने के मामले में ये पूरी दुनिया के लेवल पे अगर देखा जाए तो 7वें खिलाड़ी बने हैं और चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए। मतलब ये चौथे नंबर के इंडियन प्लेयर बन गए हैं। और ये पटना जिले के रहने वाले हैं। इनकी चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के पटना जिले के रहने वाले। इसके बाद जो अगला डाटा हमारा है वो यहाँ पर है। ये 26वीं जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप है, 2022 का एडिशन इसका है। और ये 26वीं है। कभी कभी जो संस्करण है ना, एडिशन है, वो पूछ लिया जाता है। तो 5 दिसंबर से लेकर इसका जो आयोजन है वो 9 दिसंबर तक किया गया। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कंकड़बाग पटना में है, वहाँ पे इसको हेल्ड किया गया। और इसका इनोग्रेशन करने का काम ये बिहार के जो कला संस्कृति मंत्री हैं, मतलब आर्ट कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट मिनिस्टर जो है, ये इनका नाम आप देख रहे हैं, जितेंद्र कुमार राय जी। नाम भी पूछा जा सकता है, हालांकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका रिजल्ट और इसका जो वेन्यू है वो है। तो वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, 9 दिसंबर से लेकर, माफ कीजिएगा, 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो कंकड़बाग पटना में। अब यहाँ इसका इनोग्रेशन किसने किया, तो जितेंद्र कुमार राय जी ने किया। अच्छा, अब इस चैंपियनशिप में खास बात क्या है, तो इसका जो फाइनल कंपटीशन हुआ था उसमें बिहार की टीम ने चंडीगढ़ को हरा दिया था, और इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और गोल्ड मेडल जीता था, जब फाइनल में जीता तो गोल्ड मेडल जीता, और चैंपियनशिप इसी के नाम हो गई। तो 2021-22 के लिए भारत की जो फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी लखनऊ की 19 साल की है मुमताज खान, वो अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो चूक गई है और थोड़ी सी जानकारी आपको गलत दे दी गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितेंद्र कुमार राय जी के द्वारा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्किप कर गया है लाइनें। देखें, ये जो चैंपियनशिप है सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022, ये पटना के कंकड़बाग में आयोजित हुई थी। ये चीज़ें ठीक है। यहाँ पे आप देखें, दिस चैंपियनशिप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाई ऑल बिहार सेपक टकरा एसोसिएशन इन कोलेबोरेशन विद सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया, आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी। इसके जो संयोजक और प्रायोजक हैं उनका नाम आपको इसमें पता होना चाहिए। तो इतनी ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें विजेता या उप विजेताओं के नाम उपलब्ध नहीं। इसके बाद और जो काम की इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उतनी ही आपको दी गई है। इसके बाद 17 जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस कॉम्पिटिशन, और ये जो चैंपियनशिप थी 2022 की 17वां इसका एडिशन था। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, तो ये जो चैंपियनशिप है इसमें फाइनल मुकाबला होता है, और चूंकि ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई है तो इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार ने इसमें बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। उसने पहला स्थान प्राप्त किया, फाइनल मुकाबले में वो जीतता है और चैंपियनशिप अपने नाम करता है। और भारत की जो फॉरवर्ड हॉकी प्लेयर हैं, ये लखनऊ की ही है, 19 साल की मुमताज खान, वो उभरती हुई महिला वार्षिक स्टार खिलाड़ी के तौर पे, मतलब राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के तौर पे चुनी गई हैं 2021-22 के लिए। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें इसमें आप देख रहे हैं। इसके बाद जो अगला है, ये अगले चैंपियनशिप को आप देख रहे हैं, ये 60वीं, यहाँ आप देखें 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप है। और इसका आयोजन होता है 11 से लेकर 22 दिसंबर 2022 के बीच में, कर्नाटक का जो बेंगलुरु है वहाँ पे। और बिहार की प्लेयर है सानवी चौहान, 9 से 11 वर्ष की उम्र का जो ग्रुप होता है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीत के बिहार का नाम रोशन किया है। और स्केटिंग में पहला गोल्ड बिहार को इसी प्रकार से मिला, मतलब इनके सौजन्य से मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बिहार बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप को आप देख रहे हैं, ये 29वीं नंबर की प्रतियोगिता थी, मतलब 29वां संस्करण इसका था। वैशाली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया और फाइनल मुकाबले में छपरा को हरा के जो वैशाली जिला है वहाँ की महिला टीम चैंपियन बनती है, तो ये बड़ी बात है। ठीक, ये आपने देखा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो विजेता और उपविजेता है, मतलब विनर और सब विनर, दोनों टीमों को इजराइल मंसूरी के द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गई थी। तो ट्रॉफी देने वाला व्यक्ति कौन था या चीज़ कौन थी, वो आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद अब यहाँ तक टेबल हमने कंप्लीट की है। अब यहाँ रैंक और रिपोर्ट्स भी है दिसंबर की, उसको भी देख लेते हैं। तो इंडेक्स और जो रिपोर्ट है उसका नाम यहाँ साइड में दिया हुआ है। टेबल बनी है, इसका 4 हिस्सा है, आप देख पा रहे हैं पहले वाले पार्ट में, पहले वाले कॉलम में। तो 5 सिटीज ऑफ बिहार आर अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री। अभी पीछे हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स और पॉल्यूशन कंट्रोल पे चर्चा की थी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बिहार राज्य में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी बुरी दशा में है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब संस्था है। और टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द स्टेट जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पे ये तय किया जाता है। इसमें पूर्णिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 है, दरभंगा का है 446 और बेतिया का है 439 और बेगूसराय का कितना है 421, जबकि कटिहार का भी कुछ खास अच्छा नहीं कहा जा सकता, वो 420 है। और राज्य में अगर और भी देखें, सिर्फ इतना ही नहीं तो 5 है। इसके अतिरिक्त अररिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, छपरा, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवान, ये सारे जिले जो है सिर्फ इसमें कुछ ही नाम दिए हैं, बाकी जो है वो भी इसी कैटेगरी के आसपास हैं। तो इनका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से ज़्यादा है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर जो बिहार के शहर हैं, जहाँ पे शहरीकरण बहुत बड़े पैमाने पे है, वैसे भी जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है बिहार का, तो ये प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो गई है। 300 से ज़्यादा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है और 400 के आसपास तो बहुत बुरा है। तो ये खराब स्थिति है, वायु की गुणवत्ता यहाँ एकदम से बुरी है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें यही बताया गया कि एन एयर क्वालिटी इंडेक्स एबव 400 इज कंसीडर्ड एज डेंजरस लेवल ऑफ पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन का सामान्य नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक स्तर होता है और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, लोग उसी में सांस ले रहे हैं। अब इसके बाद आप अगले डाटा को देखेंगे जो कि रैंकिंग है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, और बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसको जारी किया है। टॉप डिस्ट्रिक्ट जो इस इंडेक्स में है उसको देख लेते हैं। सिवान पहले स्थान पे है 73.5 के स्कोर के साथ। पटना जो है वो 68 का स्कोर धारण करके दूसरे स्थान पे है। मुंगेर का तीसरा स्थान है 64 और शेखपुरा जो है वो 64 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पे है। कटिहार का 5वां स्थान है 26। अब यहाँ पे जो लास्ट रैंकिंग वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। ये तो हमने टॉप देखा, जो बॉटम है उनको देख लीजिए। तो उसमें बांका है, सुपौल है और गया है। अब ये जो है मतलब पूरा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है। तो ये रैंकिंग औद्योगिक विकास के ही संदर्भ में जारी की गई है कि कहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, और इसमें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं या जितने भी फ्रेमवर्क चल रहे हैं इंडस्ट्री को डेवलप करने से संबंधित, उसको आधार बना के ये रैंकिंग तैयार की गई। तो इसमें जो बॉटम 5 है उन्हें आप देख रहे थे, बांका, सुपौल, गया, इसके अलावा मधेपुरा और कटिहार। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं अपार्ट फ्रॉम एबव। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा, कैमूर, ये जो जिले हैं ये भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के मामले में जो पहले 10 जिले हैं उनके अंतर्गत आते हैं। योजनाएं इम्प्लीमेंट होंगी, उनका इम्प्लीमेंटेशन कायदे से अगर हो जाता है तो उसके बाद औद्योगिक नीतियां अच्छे से काम करेंगी, औद्योगिक विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। अब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को आप देखेंगे, SPI को, और इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। ये संस्था का नाम है, ये प्रगति संस्थान है असल में। और ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें बिहार को टियर 6 का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सोशल ग्रोथ बहुत ही कम है, जो सोशल अपलिफ्टिंग है वो बहुत ही कम दिखाई देती है। तो उस मामले में उस श्रेणी में 44.47 का स्कोर देके 35वें स्थान पर रखा गया है। तो रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स पे यहाँ थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अभी पीछे हमने देखा कि बिहार के ज़्यादातर शहरों का बुरा हाल है, वहाँ की हवा बहुत खराब हो चुकी है। अब यहाँ क्या अच्छी बात हो सकती है, तो 4 दिसंबर 2022 को शाम को 4 बजे तक ये रिकॉर्ड दिया गया है, मतलब एकदम अपडेट करके दिया गया है कि 4 बजे तक का पूरा रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। तो उसके डाटा के हिसाब से अगर देखें तो बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूर्णिया, दरभंगा और कैपिटल बिहार की पटना, यहाँ पे वायु प्रदूषण यानी जो पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु प्रदूषण को नापने का वही तरीका है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने डेंजरस लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। और पूर्णिया में 423, अभी आपने पीछे उसको देखा है, 423 पूर्णिया में, और दरभंगा में 422, पटना का 378। पटना में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, थोड़ा ही गनीमत। और बिहार के लगभग सभी शहरों में प्रदूषण का जो कारण है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। और ये जो कण होते हैं ना, मतलब पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 जिन्हें आप कहते हैं, ये ऐसे डस्ट पार्टिकल या ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनका कि आकार 2.5 माइक्रॉन से भी कम होता है। और 2.5 माइक्रॉन से कम का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत छोटी कोटि 10⁻⁻⁶ की जो कोटि होती है वो माइक्रॉन की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे कण होते हैं, और इतने छोटे कण कहीं भी पहुंच सकते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाकर ये अपना नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं, पहले फेफड़ों को बर्बाद करते हैं, फिर पूरी बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इतना खतरनाक प्रदूषण है और ये बिहार के लगभग सभी शहरों का बुरा हाल है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पूछा जा रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द स्टेट अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इज गोइंग टू बी ओपन फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। तो ये कहाँ पर
खोलने की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ जिलों के नाम दिए नालंदा, भोजपुर, कैमूर और बक्सर। कैमूर में इसको खोला जाएगा और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है 28 दिसंबर 2022 को इसे जानकारी को प्राप्त किया गया। तो कुल मिलाकर वो जानकारी कब मिली वो महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ पर खोला जा रहा है, ये कैमूर में खुल रहा है और पर्यटन का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। कैमूर से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वहाँ पे रामगढ़ झील है, ठीक है, और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का संचालन पहले से ही कराया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये कुछ जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है, इसे आप देख रहे हैं। तो इसमें पूछा गया कि, और ये काफ़ी रोचक क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में सिर से कच्चा बेल फोड़ने की ऑनलाइन प्रतियोगिता। सिर से बेल तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब बेल भी जो है ना वो हमारी खोपड़ी की तरह से ही कठोर होता है। तो सिर फूट जाए बेल न फूटे ये कंडीशन हो सकती है। तो सिर से कच्चा बेल फोड़ने की जो ऑनलाइन प्रतियोगिता है उसमें ये बिहार के कौन से जिले के निवासी हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह। उन्होंने 1 मिनट में सिर से 21 कच्चे बेल फोड़कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पकने के बाद तो कठोर हो ही जाता है, कच्चा भी बहुत कड़ा होता है। तो अब ये बताइए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये बहादुर पुरुष जो है ये कैमूर के रहने वाले हैं। कैमूर में जो रामगढ़ नाम की जगह है वहाँ के रहने वाले हैं। और 6 विश्व रिकॉर्ड इनके नाम से पहले से ही दर्ज थे। अभी 7वां जो है इन्होंने अगरतला में बना लिया, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ये 7वां रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। और ये त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में जवान भी हैं, मतलब इनका जो बैकग्राउंड है उसे आप देख रहे हैं। और बाकी ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें 32 देशों के जो प्लेयर हैं वो हिस्सा लेते हैं। दूसरा स्थान चीन के एक प्लेयर को मिला, 17 बेल उन्होंने फोड़ा था। और तीसरा स्थान पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को मिला, 15 बेल उन्होंने फोड़े थे। तो इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन तत्काल के तौर पर इन्होंने प्रतियोगिता जीत ली है। सिर से इस तरह की कठोर चीज़ों को हिट करने का मतलब है कि अपने मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाना। लेकिन फिलहाल इन्होंने कंपटीशन जीता है तो इनका नाम उल्लेखनीय है, इन्हें याद रखिएगा। कैमूर के ये रहने वाले हैं और हाँ, इनका नाम क्या है, ये है धर्मेंद्र सिंह। नवंबर 2022 का करंट अफेयर देख लेते हैं। टेबल यहाँ बनी हुई है। सबसे पहले एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं और एक ही एग्रीमेंट है जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पे हमें दिखाई देता है। आईआईटी पटना और एनआईटी मुंबई के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। किस लिए किया गया है, तो इसमें डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए आपस में समझौता हुआ है। डुअल डिग्री प्रोग्राम का मतलब ये है कि आईआईटी पटना के छात्र, अब ये एग्रीमेंट हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, तो उसके बाद आईआईटी पटना के छात्र जो हैं वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए दोनों की पढ़ाई साथ साथ कर सकते हैं, दोनों की डिग्री साथ ले सकते हैं। डुअल डिग्री का यही मतलब होता है कि 2 उपाधियां आपके पास एक साथ रहें। तो ये बहुत अच्छी बात है, समय की बचत होगी और 2 डिग्रियां हाथ में होंगी जो कि रोजगार देने में सहयोग करेंगी। इसके बाद आप आगे देखें, अब यहाँ पे अवार्ड और ऑनर्स दिए हुए हैं, ये जो कि नवंबर 2022 के हैं। अब इसमें सबसे पहले नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 को देखेंगे आप। नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, परिचर्या जो नर्सें करती हैं, वार्ड बॉय करते हैं, उसके लिए इन्हें दिया जाता है। और इसको देने वाले यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब देने वाली संस्था का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रेसिडेंट का सेक्रेटरिएट है, मतलब राष्ट्रपति सचिवालय आप कह सकते हैं। टोटल 51 नर्सों को ये अवार्ड दिया गया। और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, तो 1973 में, समय क्या है 1973, इसकी ये जो पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड राष्ट्रीय स्तर का, इसकी स्थापना की जाती है। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ये इसे मतलब जो नर्सें हैं उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए देता है। अब इसमें जो विजेता लोग हैं उनका नाम देखना आवश्यक है। तो कैटेगरी, स्टेट और नाम दिया है। इसमें असिस्टेंट नर्स और मिडवाइफ के तौर पे बिहार की चुनी गई है और इनका नाम है शबरून खातून, ठीक है। शबरून खातून जो है ये बिहार की रहने वाली है और इन्हें असिस्टेंट नर्स और मिडवाइफ की श्रेणी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। और नर्स के तौर पे नाजिया परवीन को ये अवार्ड मिला है जो कि बिहार की ही रहने वाली। तो 2 नर्सों को ये मिला है जिनके नाम आप देख रहे हैं। अब इसके बाद श्रद्धांजलि देने का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कुछ लोगों के नाम हैं जो कि हाल फिलहाल में जिनका देहावसान हुआ है। धनिकलाल मंडल जी का नाम आप देख रहे हैं जो कि हरियाणा के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और साथ में बिहार विधानसभा जो है इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो 2 मामलों में इन्हें हम जानते हैं। और 98 वर्ष की दीर्घ अवस्था में इनका देहावसान हुआ। पीजीआई चंडीगढ़ में आखिरी सांस इन्होंने ली। ये बहुत माने हुए नेता और फ्रीडम फाइटर थे। इनकी जो पुरानी पहचान है उसमें इन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष करने में अपना योगदान दिया था। तो फ्रीडम फाइटर के तौर पे हम इन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। और इनका जन्म 30 मार्च 1932 को हुआ था। ये बेल्हा नाम की जगह है, ठीक है। ये मधुबनी जिला पड़ता है बिहार का, घोघरडीह प्रखंड है और वहाँ पे बेल्हा है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो बेल्हा से आप ये समझ लीजिएगा ये घोघरडीहा ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे आप अगले वाले व्यक्ति को देखें जहाँ श्रद्धांजलि हमें देनी है। तो ये प्रोफेसर गौरी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव हैं और इनका एक निक नेम है आचार्य सोमदेव, ठीक। ये मैथिली साहित्य के साहित्यकार हैं, मतलब पूरी तरह से ये जो मैथिली लिटरेचर है उसको अपना जीवन समर्पित कर दिए थे। और आचार्य सोमदेव यानी यही गौरी शंकर प्रसाद जी जो हैं, इन्हें यात्री चेतना अवार्ड, इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान सेंचुरी अवार्ड, ये सब पहले ही दिया जा चुका है। और सहसमुखी चौक पे ये जो इनकी रचना थी इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से भी नवाजा गया था। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 2002 दिया हुआ है, इसे 2022 नहीं है, 2002 है।
ये बोलने में मिस्टेक हुआ है। तो ये जो रचना इनकी थी ना सहसमुखी चौक पे, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो किस चीज़ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद स्कीम और पॉलिसी इत्यादि जो है उनको देख लेते हैं, कैंपेन कौन सा चल रहा है। तो गंगा जल सप्लाई स्कीम चल रही है आजकल। अब ये 27 नवंबर की बात है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी जो हैं ये राज्य में राजगृह मगध साम्राज्य की पुरानी राजधानी, वहाँ से इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, तो ये जल जीवन हरियाली मिशन जो है ना, उसी के अंतर्गत गंगा नदी का जो बचा खुचा पानी है, मतलब जितना बह जाता है प्रवाह में इस्तेमाल होता है वो तो है ही है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी है उसको जो साउदर्न बिहार है जहाँ पे जल संकट काफ़ी गंभीर होता है, तो वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। वहाँ पर गंगा जल को ले जाया जाएगा, जिससे कि पेयजल के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, पीने के पानी के तौर पर लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी जो दैनिक उपयोग का पानी है उसमें गंगा जल का यूज़ कर सकते हैं। कुल मिलाकर पानी को यूटिलाइज किया जाएगा, जहाँ पे अभाव है वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो 2019 दिसंबर में एक गया में एक कैबिनेट स्तर की बैठक होती है और उसमें ये फैसला लिया जाता है और अभी इस पर काम चल रहा है। इसके बाद एंटी फाइलेरिया कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। एंटी फाइलेरिया यानी जो एलिफेंट फुट कहा जाता है। एलिफेंट फुट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि असल में हाथी के पैर जैसी पैर में सूजन हो जाती है। फाइलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो कि मच्छर से फैलती है और इसमें आप देखते हैं कि पैर जो है वो बेडौल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरों में ही होता है, बाकी अंगों में भी फाइलेरिया का संक्रमण हो सकता है और ये बड़ा कष्टदेह रोग होता है। तो इसके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। पटना सहित, मतलब राजधानी सहित आप कहिए, पूरे बिहार में इसको लॉन्च किया गया है। जड़ से समाप्त करना फाइलेरिया को, यही इसका उद्देश्य है। और इस अभियान के तहत पूरे बिहार में करीब 2,22,85,000 जो लोग हैं, इतने बड़े आबादी या इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, इसको फाइलेरिया रोधी दवा दी जाएगी, खुराक दी जाएगी। इसका लक्ष्य बनाया गया है। इसके साथ साथ आगे जो रोग हैं, संक्रामक रोग, जैसे मलेरिया है, कालाजार है, इन सब पे भी टारगेट किया जाएगा। ठीक, तो एलिफेंट फुट ये जो डिजीज़ है इसको जड़ से समाप्त करना राज्य में, यही इस पूरे कैंपेन का उद्देश्य है। अक्टूबर 2022 को देख लेते हैं। अब यहाँ अवार्ड और ऑनर्स दिए हुए हैं अक्टूबर 2022 के। इसमें सबसे पहले स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 है और बिहार की पुलिस को चक्र एप्लीकेशन के सही ढंग से संचालन के लिए अवार्ड दिया गया है। और इसमें आप देखें, मध्य प्रदेश के 3 पुलिस अफसरों को ये दिया गया है, छत्तीसगढ़ में 3 IPS अधिकारी जो हैं उनको दिया गया है। कुल मिलाकर फिक्की जो संस्था है उसके द्वारा ये दिया जाता है। इसके बाद स्कीम और कैंपेन जो अक्टूबर के हैं उनको देख लेते हैं। तो क्लीन गंगा से जुड़ी हुई जो यहाँ पे परियोजनाएं हैं, करीब 14 परियोजनाएं, इनको लॉन्च किया गया है। जल शक्ति जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वो इसको हैंडल कर रही। इसमें खास बात यह है कि यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और 4 जो हैं ये मतलब 4 जिलों के लिए 4 गंगा जैव विविधता पार्क, इनका अनुमोदन किया गया है। और गंगा के किनारे जो बसे हुए 5 मुख्य राज्य हैं। 5 मुख्य राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं राज्यों के नाम, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर पूरा सीवरेज प्रबंधन के लिए जो 8 प्रोजेक्ट हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। अब पूरे बिहार स्टेट में स्वास्थ्य विभाग जो है, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उससे रिलेटेड करीब 24 योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। 21 अक्टूबर 2022 की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र जो है, वहाँ पे बापू सभागार है, वहाँ रिमोट के जरिए ये पूरी योजनाओं को लॉन्च किया गया था। करीब 224.19 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य विभाग की 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया था। यहाँ देखिए लागत, ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर 24 योजनाएं हैं। और कहाँ पे इसका लोकार्पण किया गया, कहाँ इसे इनॉग्रेट किया गया, वो जगह भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ ये भी है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बक्सर जिले का जो डुमरांव है और बेगूसराय में, मतलब बक्सर जिले में डुमरांव और बेगूसराय में ये क्रमशः करीब 515 करोड़ और 515 करोड़ के रुपए से बनने वाली, या आप कह लीजिए रुपए की लागत वाली जो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल हैं उनका भी शिलान्यास करते हैं। तो यहाँ लागत दी है, कहाँ पर ये शिलान्यास हुआ है वो दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ डिजिटल हेल्थ योजना का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में करीब 9,469 जो चयनित स्वास्थ्य कर्मी थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इसके बाद आप आगे देखें, ये अगली जो स्कीम है वो है लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये 30 अक्टूबर 2022 की इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बिहार में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण विभाग जो है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर जो बिहार का है, उसके द्वारा ये विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए शुरू की जाने वाली योजनाएं हैं। मतलब विधवा महिलाएं जो है उनका पूरा परिवार और वो निराश्रित हो जाती हैं। अगर महिला आत्मनिर्भर नहीं है, तो आत्मनिर्भर है तब अलग बात है, लेकिन अगर आत्मनिर्भर नहीं है तो पति ही कमाने वाला था, वो चला गया, तो उसके बाद वो निराश्रित हो जाती है और उनका पूरा परिवार भी साथ में भुगतता है, समस्याएं झेलता है। तो उनके आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ये योजना थी और इसमें लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना के नाम से इसको चलाया जा रहा है। जो आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं हैं उसका लाभ ले सकती हैं। और 60,000, इसमें देखिए शर्त क्या है, 60,000 से कम की जो सालाना आमदनी है वो होनी चाहिए। मतलब इनकी जो इनकम है ना, एनुअल इनकम, वो 60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आवेदक इसका है, योजना के लिए जो एप्लीकेशन दे रही हैं महिलाएं, उनके पास BPL कार्ड होना चाहिए और इससे पहले उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा या कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, यानी किसी भी तरह की पेंशन की वो पहले से हकदार नहीं होनी चाहिए।
तब जाकर उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और मिलेगा क्या इसमें, तो पूरी योजना के तहत मूल उद्देश्य ये है कि परिवार चलाने में आर्थिक समस्या जो आ रही है उसको दूर किया जाए। तो हर महीने 300 रुपये दिए जाएंगे। 300 रुपये आज की महंगाई में बहुत कम होते हैं, मतलब ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होते हैं, लेकिन सरकार का इतना जो अनुदान है वो दिखाई देता है। कुल मिलाकर 3600 रुपये सालाना पेंशन दी जा रही है ओवरऑल। तो इतना हमने देखा। अब इसके बाद अक्टूबर में जो समिट्स हुए हैं 2022 में, वो हम देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंस समिट वगैरह। वेन्यू क्या है, डिटेल क्या है उसका। तो जेपी स्टोरी इन द वर्ल्ड ऑफ नीतीश कुमार प्रोग्राम, ये जयप्रकाश नारायण की कहानी, नीतीश कुमार की जुबानी, ये हिंदी इसका स्लोगन था और वही यहाँ भी दिया हुआ है। तो मुख्यमंत्री की जुबानी, ये जो बड़े देश के और प्रदेश के सेना नायक हैं, मतलब एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी, और बहुत ही जज्बे के साथ इन्होंने लड़ा था। बाद में समाजवाद की ओर इनका पहले से ही रुझान था। बाद में इनका अलग ही रुख हो जाता है, अलग ही धारा बन जाती है। तो जेपी का आंदोलन चलता है। तो कुल मिलाकर जयप्रकाश नारायण किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो उनकी कहानी नीतीश कुमार की जवानी, ये प्रोग्राम था और पटना में इसका आयोजन किया गया था। अब इसमें खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि 11 नवंबर 2022 को ये जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती थी। उसके मौके पे ये बापू सभागार जो है पटना का, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में, वहाँ इसको शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया नीतीश कुमार जी ने। और जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के मौके पर नागालैंड का जो दीमापुर है, वहाँ भी कई सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद स्पोर्ट्स का जो डाटा है उसको देख लेते हैं। और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर में आप सबसे पहले ये इवेंट देख रहे हैं। और ये है क्या, तो ये नेशनल लेवल का 15 साइड डिवीज़न रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप है। अब इसमें खास बात यह है कि 8 से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक, इसकी जो डेट आप देख रहे हैं ना, 8 से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक भुवनेश्वर की जो किट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। और ये नेशनल लेवल की साइड डिवीज़न रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसमें बिहार की रग्बी टीम जो है वो हिस्सा लेती है। बिहार की रग्बी टीम हिस्सा लेती है। और मुजफ्फरपुर जिले के 2 प्लेयर रहते हैं, एक तो सुनील कुमार जी हैं, दूसरे मंजीत कुमार हैं। ये 2 नाम आप देखेंगे, एक तो सुनील कुमार है, दूसरे मंजीत कुमार है। वो इसमें हिस्सा लेते हैं, मतलब शामिल होते हैं। और मुजफ्फरपुर के रग्बी कोच हैं राहुल कुमार महतो, उन्होंने बताया कि टीम के जाने से पहले बिहार टीम का कैंप जो है वो मोतिहारी में लगाया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं हैं, मतलब बिहार से जो टीम है वो जा रही है खेलने के लिए, तो वो सूचनाएं यहाँ पर आपको दी गई। और ईस्टर्न चंपारण के डीएम शीर्षद कपिल की देखरेख में 23 खिलाड़ियों को विशेष रूप से ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि वो वहाँ से जीत कर आए। तो ये सारा काम चला। इसके बाद जो अगला है वो आप देख रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में बिहार के एक और खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे, तो बिहार का नाम रोशन करेंगे। अब खास बात क्या है, बिहार का जो गोपालगंज जिला है वहाँ एक छोटा सा गाँव है काकरकुंड, ठीक है, ये छोटा सा गाँव है, बहुत बड़ा नहीं है। और जिला कौन सा है, गोपालगंज है। तो यहाँ के रहने वाले हैं मुकेश कुमार जी, इनका नाम आप देख रहे हैं। ये मूल रूप से यहाँ के बाशिंदे हैं और इनका चयन हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो भारत की टीम जा रही है एक दिवसीय मैच खेलने, वनडे मैच खेलने, उसमें मतलब पूरी सीरीज जो वनडे सीरीज है उसके अंतर्गत टीम इंडिया में इनका चयन हुआ है। और इससे पहले आपने देखा ही कि ईशान किशन जो पटना के थे उनका चयन हुआ था। अभी 2 प्लेयर जो हैं बिहार के वो इंडियन क्रिकेट टीम में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आप देखें रैंक और रिपोर्ट्स दी हुई है अक्टूबर 2022 की, रिपोर्ट और इंडेक्स है। उसके बाद पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, इसमें टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, वो सब और डिटेल इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले लीड पॉइजनिंग रिपोर्ट, माफ कीजिएगा, लेड पॉइजनिंग रिपोर्ट जो है उसको हम देखेंगे। लेड का प्रदूषण बड़ा ही हानिकारक होता है, ये तंत्रिका तंत्र और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा बर्बाद कर देता है। तो उस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसे कि भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें नीति आयोग अकेला नहीं है, यहाँ आप देख रहे हैं नीति आयोग और साथ में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किए हैं। और इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र, ये जो भारतीय राज्यों के नाम आपने देखे, यहाँ पे लोगों के रक्त में यानी जो ह्यूमन ब्लड है उसमें सीसे का स्तर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया गया है, मतलब अपने उच्च स्तर पर पाया गया है, जितना लेड का अमाउंट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मौजूद है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से ये भी है कि स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में सीसा विषाक्तता ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, ह्यूमन हेल्थ को बुरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर देती है। और सीसा की वजह से पीड़ित बच्चों की संख्या 275 मिलियन से ज़्यादा है। अभी मैगी पर उतना हड़कंप मचा था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसमें मिलाया जा रहा है और उसमें आवश्यकता से अधिक लेड मिलाया गया है, स्वाद बढ़ाने का काम किया गया है। तो आवश्यकता से अधिक लेड का मतलब क्या है कि उसे खाते हैं बच्चे ही, मैगी को हालांकि बड़े भी खाते हैं और उतने ही चाव से खाते हैं, लेकिन मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि वो बच्चों का आहार है। तो उसमें बच्चों के तंत्रिका तंत्र और उनकी पाचन प्रणाली को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, जो उसका टेस्ट मेकर होता है और मैगी को स्वाद बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैगी अकेला ऐसा कोई पैकेट बंद पदार्थ है जिसमें कि वो चीज़ होती है। इस तरह से लेड की मिलावट जो है वो लगभग समस्त जितने भी डब्बे बंद खाद्यान्न होते हैं उसमें पाई जाती है और ये नुकसानदेह होता है। एक सीमा से ज़्यादा हो तो नुकसानदेह होता है और कहीं कहीं तो जो भूमिगत जल होता है उसमें भी घुला रहता है। तो ये जो पीवी है ना, सीसा, ये निहायत ही स्थिर चीज़ होती है, इसका जो नाभिक है बड़ा स्थिर होता है।
आप देखते हैं जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें रेडिएशन रिलीज होता है नाभिक से, अंदर से जो नाभिक का क्षय है वो लगातार होता है, और उसके बाद एक सीमा ऐसी आती है कि वो लेड के नाभिक पर, लेड के परमाणु भार और क्रमांक पे जाके स्थिर हो जाता है। उसके बाद उसमें से रेडिएशन निकलना बंद हो जाता है। तो ये लेड जो है निहायत ही स्थिर पदार्थ होता है, तो ये लंबे समय तक टिका भी रहता है। तो कुल मिलाकर ये नुकसानदेह चीज़ है, और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बच्चों को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद जो अगला इंडेक्स है वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। जारी कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो डिपार्टमेंट है ये इसे जारी करता है। अब इसमें खास बात क्या है, यहाँ आप देखें, इसे जरा ऊपर कर लीजिए। देखिए, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंक्लूड इन एस्पिरेशनल कैटेगरी। अब इसमें एस्पिरेशनल कैटेगरी में जो यूटी और स्टेट शामिल किए गए हैं उसमें बिहार है, राज्य इसमें शामिल है, इसलिए चर्चा भी हो रही है। छत्तीसगढ़ है, गोवा है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड है। इसके अलावा लक्षद्वीप है, लद्दाख है, नागालैंड है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है। आप देख रहे हैं कुछ प्रदेश हैं, कुछ यूटीज़ हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सारे इसमें शामिल हैं। और क्या बड़ी बात है, तो ये जो इंडेक्स है इसका पर्पस क्या है कि राज्यों में जो रसद प्रदर्शन है, मतलब पूरा जो ओवरऑल प्रदर्शन है उस पर सुधार, मतलब उस प्रदर्शन के अंतर्गत सुधार लाया जाए, उस पर ध्यान केंद्रित करना, और कुल मिलाकर ट्रेड रिफॉर्म ले आना, ये इसका मेन पर्पस है। लेन देन की लागत जो है उसको कम किया जाए। और पहली जो लॉजिस्टिक रिपोर्ट है वो 2018 में जारी की गई थी, और 2018 के बाद फिर इसको जारी नहीं किया गया था, अब 2022 में आई। तो ये दूसरे नंबर की लॉजिस्टिक रिपोर्ट। इसके बाद अगला डाटा क्या हो सकता है, तो ये है मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी इंडेक्स। अब मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और साथ में ऑक्सफोर्ड पुअरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर इसको प्रकाशित करते हैं। अब इसमें विशेष बात यह है कि बिहार राज्य में जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा अनुपात में है, मतलब आप देखते ही हैं पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वोच्च सीमा पर। और इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी है, मतलब पॉपुलेशन है और उसके पास कोई अच्छा इंप्लॉयमेंट का जरिया नहीं है, तो बहुआयामी गरीबी पाई जाती है। बहुत तरीके की गरीबी है, सिर्फ एक ढर्रे की नहीं। मतलब अभावग्रस्त जनता जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। अब हर व्यक्ति को एक जैसा अभाव हो, एक जैसी डिफिशियंसी हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए बहुआयामी गरीबी की चर्चा की गई है। और झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद बिहार में कुपोषित लोग भी जो हैं वो सबसे ज़्यादा तादाद में। ये जो मेल न्यूट्रिशन की समस्या है ना, ये बड़े पैमाने पर बिहार में देखी जा रही है। तो वो तो स्पष्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का बढ़िया जरिया नहीं है, आय का बढ़िया स्रोत नहीं है, तो आप गरीब होते जाएंगे, अपने दैनिक जीवन के लिए संघर्ष करेंगे, रोज के लिए पेट भरने के लिए, आजीविका कमाने के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे, जिंदा तो रहेंगे लेकिन घिस घिस कर जिएंगे, घिसट कर जीना जिसको कहा जाता है। मतलब रोज आपको ये ठिकाना नहीं रहेगा कि आज मेरी आमदनी है, कल रहेगी या नहीं। जोड़ तोड़ करके अपनी जिंदगी बसर करेंगे तो आपको आपकी आवश्यकता भर की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो कुपोषण से ग्रस्त होना ये स्वाभाविक। तो वही चीज़ यहाँ देखने के लिए मिल रही है। और एक परिवार में अगर ज़्यादा सदस्य होंगे तो उसमें कुपोषण की समस्या और गंभीर हो सकती है, क्योंकि सबको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके, ऐसी परिवार की अगर आर्थिक स्थिति नहीं हुई तो ये समस्या होनी ही होनी। तो ये कुल मिलाकर पुअरिटी इंडेक्स है जो कि इसी चीज़ को दर्शाता है। अब चलते हैं आगे। सितंबर 2022 बिहार स्पेशल करंट अफेयर को आप देख रहे हैं, और उसी क्रम में हम पिछले जो महीने हैं उन्हें भी देखते जाएंगे। तो MIT मुजफ्फरपुर जो है ये हार्डवेयर एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है उसको जीत लिया है। और जीता किस लिए है तो उसको भी हम देखेंगे। 2022 का ये हैकाथॉन था। तो इन अगस्त 2022 द टीम ऑफ मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्टकट में कहा गया MIT, हैज़ वॉन द हार्डवेयर एडिशन इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। द स्टूडेंट हैव सेट एन एग्जाम्पल बाय विनिंग द टाइटल ऑफ विनर। अब यहाँ देखिए आपकी सृजन 2.0, ये क्या है, ये टीम है MIT की, मतलब MIT यानी मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से जो टीम गई थी उसका नाम था सृजन 2.0 एट KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद पार्टिसिपेटेड इन हार्डवेयर एडिशन। और वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। टीम सृजन 2.0 फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर हैज़ डेवलप अ स्मार्ट डिवाइस। इस टीम ने एक बड़ा ही अच्छा डिवाइस बनाया है, एक स्मार्ट डिवाइस बनाया है जो कि काफ़ी कारगर है। और ये करेगा क्या, तो पहली चीज़ तो ये लगेगा कहाँ पे, तो विच विल बी माउंटेड ऑन हेलमेट एंड बेल्ट ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, माइन में काम करते हैं या फिर कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं वहाँ काम करते हैं, तो उनके हेलमेट में रहेगा और उनके बेल्ट में लगा रहेगा। और दिस डिवाइस विल ऑपरेट विदाउट इंटरनेट। अच्छी बात देखिए यही है इसकी, बहुत अच्छी चीज़ है कि लाख स्मार्ट डिवाइस हो लेकिन अगर इंटरनेट से उसका कनेक्शन है तो हर जगह पे नेटवर्क मिलेगा, ये आवश्यक नहीं है। तो ये बगैर इंटरनेट के संचालित होगा, ये इसकी बहुत कारगर चीज़ है। और साथ में आप देखें, इफ़ एनी हैवी ऑब्जेक्ट लाइक क्ले, ब्रिक्स या फिर स्टोन है या अदर कोई मटेरियल है जो कि बहुत भारी भरकम है, जिसमें कि दब कर मृत्यु हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो अगर वो नीचे की ओर गिर रहा है या कहीं पर गिरने वाला है तो उसके संबंध में ये इन्फॉर्मेशन ईजिली जो वर्कर्स हैं उन तक पहुंचा देगा या लोगों तक पहुंचा देगा। मतलब ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर खतरा है कुल मिलाकर। और जो इसके सेंसर है, जैसे बेल्ट के अंदर जो सेंसर लगा होगा, ये तो हेलमेट की बात हुई, बेल्ट के अंदर जो सेंसर लगा होगा वो टॉक्सिक गैस अगर कहीं से रिलीज हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर, कोई वर्कर जो है वो खान के अंदर काम कर रहा है, कोयले की खदानें हैं,
जहरीली गैस का रिसाव एकदम से होने लगा। ऐसा होता है जमीन के अंदर जब आप गहरा खोदते हैं तो अंदर से बहुत तरह की गैसें निकलती है, सिर्फ मटेरियल ठोस पदार्थ ही नहीं निकलता है, गैसेस रिलीज होती हैं। तो वो गैसें नुकसानदेह होती हैं। अब उसमें दम घुटने से अधिकतर लोग मारे जाते हैं, ऐसी न्यूज़ आप कई बार देखते हैं, है ना। तो जहरीली गैस का रिसाव अगर कहीं जरा सा भी है तो उसको ये तुरंत ही डिटेक्ट करके बता देगा। बेल्ट में इस तरह का सेंसर लगा रहेगा। और टीम जो है MIT मुजफ्फरपुर की है, इस स्मार्ट डिवाइस को डेवलप की और कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से ये समस्या दी गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों के दुर्घटनाग्रस्त होने की समस्या को सामने ले आता है और कहता है कि बताइए इसका क्या किया जाए, मतलब इसके लिए क्या समाधान हो सकता है। तो इन युवा बच्चों ने वहाँ पर खोज की थी और ये नया डिवाइस बनाया इसी समस्या के जवाब में, मतलब इसके समाधान के तौर पे। और ये बहुत अच्छी डिवाइस, मतलब जो डिजास्टर होता है कोल माइन में या फिर तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़े पैमाने पर मजदूर जो कि बेगुनाह हैं, बेचारे अपनी दैनिक रोजी रोटी के लिए वहाँ पर लगे हुए हैं, वो मारे जाते हैं, तो उससे निजात पाई जा सकती है। अब इसमें जो विनिंग टीम है उसके लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो मुजफ्फरपुर की ये टीम जीती है, इसमें नाम आप देखें, विद्यासागर कुमार है, रोहित कुमार हैं, शुभम कुमार हैं, ईशा सिंह हैं, प्रिंस मौर्य हैं, सत्येंद्र चौरसिया हैं, ये सारे जो युवा नौजवान हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा मेंटर का नाम भी जानना आवश्यक है। तो मेंटर इसमें जो है वो प्रोफेसर आशीष और प्रोफेसर मोहित हैं, जो कि इंडस्ट्री से विशेषज्ञ और भूतपूर्व छात्र के रूप में उत्पल कांत को भी साथ में लेकर जाते हैं। तो इसमें कई सारे नाम आप देख रहे हैं, मतलब मेंटर के तौर पे आशीष और मोहित जी का नाम है और विशेषज्ञ के तौर पे उत्पल कांत साथ में गए थे और कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये एक अच्छी सी पहल है जिसे कि हमने देखा। अब इसके बाद आप ऑटोमेटिक स्पीड राडार गन को देख रहे हैं, जो कि लगाई जाएगी हाईवेज पर, नेशनल हाईवे जो बिहार के हैं, और ये तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण अंकुश लगाने का काम करेगी। तेज रफ्तार वाहन जो होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस के लिए भी चैलेंज बन जाते हैं। तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि किस वाहन की रफ्तार ज़्यादा है और इस पर ऑनलाइन जुर्माना ठोका जा सकता है। और भी कई सारी अच्छी चीज़ें इसमें हैं। तो खास बात यह है कि सितंबर 2022 में जो आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से बिहार में जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर ओवर स्पीड वाहनों को कम करने के लिए, मतलब उनके ऊपर लगाम कसने के लिए ये ऑटोमेटिक रडार गन लगाई जाएगी और तेज रफ्तार गाड़ी जो है उन पर जुर्माना लगाया जाएगा ताकि वो दोबारा हिम्मत न करे। नहीं तो आजकल ये छपरी फैशन बन गया है कि एक बाइक पा गए या एक कार पा गए तो उसके बाद सुसाइड के मोड में चल देते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये, और सिर्फ अपने नहीं मरते हैं, साथ में कई सारे लोगों को ले डूबते हैं। तो वो सारा जो फैशन है उसके साथ रील बनाने का एक नया बुखार चढ़ा रहता है। तो चलिए देखिए, ऑटोमेटिक रडार गन जो है वो 8 से 10 किलोमीटर के अंतराल पर लगाई जाएगी, यानी छोटे छोटे अंतराल पर लगाई जाएगी। 8 से 10 किलोमीटर का गैप पैदल चलने के लिए दूर हो सकता है, लेकिन गाड़ियों के लिए नाम मात्र का गैप है, आप खुद ही देख रहे हैं। तेज रफ्तार है तो और छोटा गैप है। तो ये छोटी छोटी दूरियों पर लगाई जाएगी ताकि आराम से जो तेज स्पीड में चलने वाले वाहन हैं उनको पकड़ा जा सके। और शुरुआत पहले, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कोई चीज़ शुरू की जाती है, पहले ट्रायल लिया जाता है, उसके बाद बड़े पैमाने पर लॉन्च करते हैं। तो शुरुआत इनकी 5 जो नेशनल हाईवे हैं वहाँ से की जाएगी, मतलब राज्य के अंदर से गुजरने वाले जो 5 नेशनल हाईवे हैं। अब कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें नेशनल हाईवे नंबर 2 है जो कि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होकर पास होता है, वहाँ पे ये रडार गन लगाई जाएगी। और नेशनल हाईवे नंबर 28 जो कि बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज से होकर पास करता है, वहाँ ये रडार गन लगाई जाएगी। उसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 30 जो कि पटना और भोजपुर से होकर जाता है, वहाँ भी इस रडार गन को लगाया जाएगा। और आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 31 ये नवादा, बिहार शरीफ, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और किशनगंज से होकर गुजरता है, वहाँ भी इस रडार गन को लगाया जाएगा। और नेशनल हाईवे नंबर 57 जो कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया और पूर्णिया से होकर गुजरता है, वहाँ भी इस रडार गन को लगाया जाएगा। अब इसके बाद देखें अगला जो मैटर है, ये सारे करंट अफेयर बहुत ही रोचक हैं, आराम से आप इन्हें मजे लेकर पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब चूड़ियाँ बनाने का काम होगा। तो चूड़ियाँ बनाना कौन सी नई बात है? नई बात यह है कि ये लिक्विड बॉटल्स जो होती हैं उससे बनाई जाएंगी। बिहार में शराबबंदी की बड़ी चर्चा थी, ठीक है। शराब का जितने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ उतनी ही तेजी से शराबबंदी की भी घोषणा होती है और कुछ हद तक इस पर काबू भी पाया जाता है। हालांकि चोरी छिपे अभी भी चलता रहता है, लेकिन फिर भी शराबबंदी एक बड़े पैमाने पर लागू की गई। तो अब समस्या यह है कि जो जब्त की गई दारू की बोतल है उनका करें क्या? फेंक देंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, या जो नशेड़ी है वो सड़ी हुई बॉटल भी उठाकर पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उससे निजात पाने के लिए इन बॉटलों को रिसाइकिल करना जरूरी हो गया था। तो इनको पिघलाकर इनके कांच से चूड़ियाँ बनाई जाएंगी। तो इस पर आप देखते हैं क्या होता है। इससे जीविका उपलब्ध होगी, जो महिलाएं हैं वो गृह उद्योग लगा के जीविका अपनी कमा सकती। तो जीविका दीदियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कुल मिलाकर महत्वाकांक्षी जो शराबबंदी योजना थी, मतलब लिक्वर बैन कर दिया गया था, तो उसमें एक और पहल को इसीलिए जोड़ दिया गया है। नीतीश कुमार जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। शराब की बोतलों से चूड़ियाँ तैयार होंगी, बाजार में बेची जाएंगी और 1 करोड़ रुपए का फंड भी रिलीज किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। और एक आजीविका संवर्धन कार्यक्रम सरकार चला रही है जिसका नाम है जीविका, यहाँ मोटे अक्षरों में आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत इसको चलाया जाएगा। और उत्पाद आयुक्त हैं, मतलब एक्साइज कमिश्नर हैं, इनका नाम है कार्तिकेय धन जी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को बताया है कि जीविका दीदियों को इस काम के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और वो बाकी महिलाओं को सिखाएंगी। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट की पहल तो बहुत अच्छी है।
लेकिन जो आम ग्रामीण समुदाय है या सामान्य समझ वाली जनता है, भोली भाली जनता है, जो कि सामान्य पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, अगर वो एक बार जान जाएगी, उस वर्ग की जो महिलाएं हैं वो एक बार जान जाएंगी कि ये बोतलें पिघलाकर, शराब की बोतलें पिघलाकर चूड़ियों का निर्माण हुआ है, तो वो उसे कतई पहनना गंवारा नहीं करेंगी। यहाँ जागरूकता एक तरफ होती है और लोक संस्कृति और लोक विश्वास जो है ना वो दूसरी तरफ होता है। तो पूजा पाठ के काम में तो कतई वो इसे इस्तेमाल करने से रहेंगे। तो काबिले तारीफ पहल जरूर है, लेकिन जन सामान्य को इससे जोड़ना थोड़ा टेढ़ा काम है, तो इसके लिए लोगों को समझाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो बैंगल्स हैं ये एक अच्छा उपयोग हो सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें बन सकती थी, लेकिन चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद 2 टीचर्स जो बिहार के हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, नेशनल टीचर अवार्ड। शिक्षक दिवस के मौके पे, शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को अपने भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर का नहीं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पूरी दुनिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल टीचर्स डे जो होता है वो किस दिन होता है। भारत का जो है वो तो 5 सितंबर को होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। अब यहाँ आप देखें कि शिक्षक दिवस के मौके पे 5 सितंबर 2022 द्रौपदी मुर्मू जी उस समय तक राष्ट्रपति बन चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने नेशनल टीचर अवार्ड्स 2022 ये दिया शिक्षकों को, और उसमें 2 टीचर जो है वो बिहार के थे। एक तो सौरभ सुमन है, ठीक है, सौरभ सुमन है, और निशी कुमारी हैं, एक पुरुष और एक महिला, ये बिहार से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सौरभ सुमन जो है ये राज्य के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे टेक्निकल फील्ड में बच्चों को मजबूती देने के लिए, टेक्निकल फील्ड से बच्चों को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं, और इसी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। जबकि निशी कुमारी जो है इन्हें बालिका स्वास्थ्य और सैनिटरी नैपकिन के बारे में जागरूकता फैलाना, उसमें विशेष योगदान देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय जो है त्रिवेणीगंज सुपौल का, वहाँ पे अध्यापक हैं। तो इनका स्कूल जो है, स्कूल का नाम दिया हुआ है। और साथ में आप देख रहे हैं कि निशी कुमारी जी जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सौरभ सुमन का जो इंट्रोडक्शन है वो दिया है, और निशी कुमारी जी जो है ये महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल जो खुसरोपुर पटना का है वहाँ पे कार्यरत है। तो इन दोनों शिक्षकों को दिया गया है और इन्होंने बिहार का गौरव बढ़ाया है। और इस वर्ष भारत के इस वर्ष का मतलब 2022 का जो शिक्षक दिवस था, अभी 2023 का सितंबर में दिया जाएगा, तो उससे आपका कोई मतलब फिलहाल नहीं। तो 46 शिक्षकों को ये दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, उसमें से 2 बिहार के शामिल। अगला हमारा काम का जो डाटा है वो यहाँ आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ लैंड मैप्स लॉन्च इन बिहार। जमीन के नक्शे जो हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी ये बिहार में होगी। अब इसके बारे में खास चीज़ क्या हो सकती है जानने लायक, तो देखिए 6 सितंबर 2022 की बात है। बिहार का जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है, यानी रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है बिहार का, तो उसके मंत्री हैं, मतलब उसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है आलोक मेहता। उन्होंने शास्त्री नगर में जो राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पे जितने भी भूलेख होते हैं, मतलब ये लैंड रिकॉर्ड होते हैं और जितने भी परिमाप होते हैं, उनसे संबंधित निदेशालय के नक्शों को डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लॉन्च किया है। मतलब इसमें यह है कि डोर स्टेप डिलीवरी इनकी की जाएगी। इसका शुभारंभ मंत्री के द्वारा किया गया है। अब इसमें खास बात यह है कि जो ज़मीनी विवाद हैं, ज़मीन को लेकर होने वाले विवाद, कि इतना हमारा पट्टा है, वो तुम्हारा पट्टा है, यहाँ पे हमारी घरौनी दर्ज है, ऐसे लोग आपस में झगड़ते हैं और मारपीट और अंत में एक दूसरे का सिर फोड़ने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, गाँव गिराव में ये ज़्यादा होता है। तो भूमि की एक एग्जैक्ट पैमाइश की जाएगी और ये मतलब इंटरनेट पे डाटा दर्ज किया जाएगा कि किसकी ज़मीन कहाँ तक है, किसकी कहाँ तक घरौनी दर्ज है, कहाँ तक आबादी दर्ज है, कौन सी ग्राम समाज की ज़मीन है, कहाँ पर गढ़ही है, कहाँ पोखरा है, कहाँ चकरोड है, चकबंदी में कहाँ तक का चक काटा गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी, सिर्फ नक्शा नहीं रहेगा, ये पूरा जो डिटेल डाटा है वो इसमें उपलब्ध रहेगा और डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसमें फिर हेर फेर संभव नहीं है। कागजात लेखपाल को पैसा खिला के आप बदलवा सकते हैं, ऐसा होता है बहुत जगह पे, क्योंकि भ्रष्टाचार अभी भी अपने इंडिया में है। लेकिन ये वाला जो डिजिटल दस्तावेज है ना, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार दर्ज हो गया तो वो पूरा राज्य स्तर पर जो रिकॉर्ड वेबसाइट है वहाँ सुरक्षित रहेगा। और इसके साथ साथ बिहार ऑनलाइन नक्शा मंगाने की जो सुविधा है, कोई भी इसे मंगाकर देख सकता है। तो ऑनलाइन नक्शा मंगाने की सुविधा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये 48th जूनियर नेशनल कबड्डी गर्ल्स चैंपियनशिप 2022 की बात हो रही है। अब इसमें जानने लायक क्या बात है, तो बिहार की कैपिटल पटना में 1 से लेकर 4 सितंबर को ये 48वीं कबड्डी चैंपियनशिप जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये बिहार में आयोजित हुई थी, पटना में। ये आपके लिए जानने योग्य बात है। इसके साथ साथ अब बिहार में इसको आयोजित किया गया था, तो इसका इनॉग्रेशन करने का काम कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेंगे, यानी नीतीश कुमार जी करेंगे, वही सबसे बड़े ओहदे पे हैं। और इसके अलावा ये जो प्रतियोगिता है ये पटना में तो ऑर्गेनाइज हुई थी, वहाँ जो पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम है कंकड़बाग का, वहाँ असल में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। बिहार की जो जूनियर बालिका वर्ग कबड्डी टीम है वो नेशनल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीती है, रजत पदक जीत के 2nd पोजीशन पे। ऑब्वियस सी बात है कि सिल्वर मेडल जीत रहे हैं तो दूसरे स्थान पे ही होंगे, तो दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। प्रश्न ये उठता है कि पहले स्थान पे कौन है, तो हरियाणा ने इसमें पहली रैंक सिक्योर की है। और कबड्डी की पूरी हिस्ट्री अगर हम उलट कर देखें तो बिहार जो है वो दूसरी बार फाइनल में पहुंचा था और अंतिम रूप से जीत नहीं पाया, लेकिन दूसरे स्थान पर रहा। तो बिहार की टीम में मोकामा की 2 लड़कियां थी और इसमें नैन्सी प्रिया कप्तान थी,
कैप्टन का नाम आपको मालूम होना चाहिए, और जो उप विजेता टीम के तौर पे देखी जा रही है। और सुमन जो है इस प्रतियोगिता में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन की थी। तो ये कुछ नाम है लड़कियों के जिन्हें कि आप देख रहे हैं प्लेयर्स। और पहले स्थान पे हरियाणा रहा, दूसरे स्थान पे बिहार रहा। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो कंकड़बाग पटना, जो पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे। इसके बाद अगला जो हमारा डाटा है वो आप देखें, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और REC लिमिटेड जो है उसके बीच में हुआ है। अब इसमें होगा क्या? तो सितंबर 2022 में ये समझौता जो है इस पे हस्ताक्षर किए गए, और इसमें राजीव हंस जो कि सह प्रबंध निदेशक हैं, CMD हैं BSPHCL के, और साथ में बिहार की जो विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी है उसके प्रबंध निदेशकों की उपस्थिति में ये समझौता होता है। जोगीनाथ प्रधान जी के बीच में और राजीव हंस के बीच में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर होते हैं। तो MOU का मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ है पूरा जो बिहार है उसमें बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का उसको दुरुस्त करना, ताकि पावर सप्लाई अच्छे ढंग से हो सके और जो आपूर्ति है उसको निर्बाध किया जा सके। इसके बाद आप आगे देखें, ये फोल्क आर्टिस्ट है, इनका नाम है रामचंद्र माझी, और इनका देहावसान हो गया 7 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की अवस्था में। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGI, माफ कीजिएगा IGI MS, ये शॉर्टकट इसका हुआ, मतलब आप शॉर्टकट में देखते हैं, वैसे पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है। तो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और ये हॉस्पिटल है कहाँ पे? पटना में है, वहाँ इनका देहावसान हुआ। इनका नाम क्या है? रामचंद्र माझी, और ये लोक कलाकार है। बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले थे, सारण डिस्ट्रिक्ट के ये मूल बाशिंदे थे, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें दिया गया था 2017 में। 2021 में पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। और लौंडा नाच एक तरह का फोल्क डांस है जो कि बिहार में होता है, वो इनके सौजन्य से ही माना जाता है, मतलब उसके सौजन्य करता है या उसे बढ़ाने चढ़ाने वाले, उसे एक तरह से प्रोत्साहित करने वाले ये व्यक्ति थे। और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर, और उनके ये शागिर्द थे, उनके ये सहयोगी थे। ऐसा माना जाता था कि रामचंद्र माझी जो है वो भिखारी ठाकुर के दाहिने हाथ के तौर पे काम करते थे, और बाद में ये स्वतंत्र रूप से भी लौंडा नाच और इस तरह की तमाम जो परंपरागत लोक कलाएं हैं उसको आगे प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। भिखारी ठाकुर का विदेशिया वैसे ही प्रचलित था, और लौंडा नाच में होता क्या है? तो लड़के ही तमाम जो भाव भंगिमा है वो बनाकर डांस करते हैं, मतलब महिलाओं का भी रोल वही प्ले करेंगे और पुरुषों का भी। इसके बाद कंट्रीज लार्जेस्ट रबर डैम इनॉग्रेट हुआ है बिहार में। अब ये जो रबर डैम है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है? वैसे इसका नाम है गयाजी डैम, ठीक है, इस डैम का नाम क्या है? गयाजी डैम है, और 8 सितंबर 2022 की तारीख है। नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और ये गया डिस्ट्रिक्ट में है। गयाजी डैम से वैसे भी आप जिले का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ में सीताकुंड जाने के लिए एक स्टील का पुल जो है उसका शिलापट, अनावरण, लोकार्पण इत्यादि भी किया गया, तो वो भी साथ में है। अच्छा, गयाजी डैम जो है इसका कंस्ट्रक्शन बिहार में विष्णुपद टेम्पल के पास में फल्गु रिवर पर किया गया है। डैम जब भी बनता है तो हमें ये जानने की उत्सुकता होती है कि कौन सी नदी पर बना है, तो ये फल्गु रिवर पर बना है, और फल्गु नदी जो है वो कई मायनों में खास है। विष्णुपद टेम्पल को आप साथ में जोड़कर देखेंगे। अब इसके निर्माण में जो लागत आई है 312 करोड़ रुपए की आई है, मतलब अच्छी खासी धनराशि इसमें खर्च की गई। और क्या खास बात है? ये 3 मीटर ऊंचा है, इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, और 411 मीटर लंबा है। इसमें 60 से लेकर 65 मीटर की लंबाई के 6 स्पैन लगे हुए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो अब ये सवाल उठता है, हमने इसका आकार प्रकार तो जान लिया, किस नदी पर बना है वो भी जान लिया, कहाँ पर है ये भी जान लिया। अब ये जानना आवश्यक है कि बनाया किसने, ऐसी अनोखी चीज़ किसने बनाई है? तो ऑस्ट्रिया की एक कंपनी है जिसका नाम है रुबीना, और हैदराबाद की एक कंपनी है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। दोनों ने मिलकर, और IIT रुड़की के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने सलाह देकर इसे बनवाया है। तो कंपनियां कौन कौन सी हैं? एक तो हैदराबाद की कंपनी है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, और दूसरी ऑस्ट्रिया की रुबीना कंपनी है। ये दोनों मिलकर बना रही थी, और सलाह कौन दे रहा था? IIT रुड़की के स्पेशलिस्ट। तो इस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ, और इसका शिलान्यास किया गया था, मतलब शुरुआत इसकी जब होती है तो वो सितंबर 2020 की बात थी, और अभी इसे लॉन्च किया गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगला वाला देख लेते हैं। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस वैल्यू एडेड टैक्स ऑन गया एयरपोर्ट। तो ये जो वैट को रिड्यूस करने का काम हुआ है गया एयरपोर्ट के संदर्भ में, इसको भी जान लेते हैं। अब इसमें देखें आपकी जो विमानों को ईंधन लेने में बड़ी सहूलियत दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमें दिखाई देती है, और 29% से घटा के इसको सीधे 4% कर दिया गया है। मतलब आप देखें कितना ज़्यादा कम कर दिया गया है। पहले 29% था, अभी इसे जस्ट 4% कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी राहत है। इसके बाद आप देखें, बिहार में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 529 करोड़ रुपए का एक नया प्रपोजल आया है। अब इसमें जानने लायक बात यह है, सितंबर 2022 की ही जानकारी है, तो जो खाद्य प्रसंस्करण का यानी फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है बिहार में, उसमें निवेश करने के लिए 529 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव आया है, और करीब 20 नई यूनिट लगाने की उसमें योजना है। ये प्लान तैयार किया गया है। अब राज्य की जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन
काउंसिल है उसके द्वारा अगर देखें, मतलब ये प्रोत्साहन देने का काम करती है, तो इसके लिए शुरुआती परमिशन दे दी गई है। मतलब शुरुआत में जो परमिशन आवश्यक होती है, अनुमति आवश्यक होती है, वो दे दी गई है। अब ये प्रस्ताव जो 41वीं बैठक है उसमें निकलकर सामने आया है, तो बैठक का नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितना इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है। तो 419 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रपोजल है, और नए प्रस्ताव की जो लागत है वो 529 है। 20 नई यूनिट लगाने की योजना है। इस तरह की जो फैक्ट है ना, डाटा है, वो पूछा जा सकता है। और इस यूनिट में सबसे अहम यूनिट जो है वो वैशाली में प्रस्तावित है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट है वो वैशाली में प्रपोज की गई है, और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 213 करोड़ रुपया। मतलब निवेश इसमें कितना करने की संभावना है, वो अभी पॉसिबिलिटी है कि 213 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब कौन कौन से जिलों में फैक्ट्रियाँ सेट की जाएंगी वो आप देख लीजिए इसमें। तो अगर जिलेवार देखें तो गोपालगंज का जो विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड है 90 करोड़ रुपए की लागत से, फिर मोलासेस बेस्ड इथेनॉल डिस्टिलरी जो है, इसके अलावा पश्चिमी चंपारण है, और साथ में आप देख रहे हैं कि हरिनगर शुगर मिल लिमिटेड जो है पश्चिमी चंपारण का, वहाँ 80 करोड़ की लागत से चीनी मिल प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो लगाई जाएंगी। और इसी तर्ज पे अगर आप देखें यहाँ पे सिमिलरली जो औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ भी अलग अलग प्रकार के सत्तू और फ्रूट उत्पाद जो है उसके कारखाने प्रस्तावित हैं। सत्तू का मतलब समझ रहे हैं, ये अनाज के कई सारे अनाजों को पीसा जाता है, पहले भूना जाता है और उसके बाद पीसा जाता है। कभी कभी चने का सिर बनाया जाता है, चने को भूनकर और छिलके सहित उसको पीस देते हैं, तो वो बन जाता है सत्तू। ठीक, तो वो चने का सत्तू होता है, उसे घाटी कहा जाता है। और बाकी जो सान कर नमक के साथ खाने वाला सत्तू होता है उसमें जौ का आटा और गेहूं का आटा ये सब मिला रहता है। तो कुल मिलाकर अनाजों को भून कर वो पीसा जाता है। तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी फैक्ट्रीज और जो फ्रूट प्रोडक्ट हैं उसके लिए भी खोली जाएंगी, वो प्रस्तावित है। इसके साथ साथ 13 राइस मिल लगाने का भी प्रपोजल है। 13 जो राइस मिल हैं उनको भी प्रपोज किया गया है। तो अब इसमें क्या बात है, देखिए फूड प्रोसेसिंग से ये भी मामला जुड़ा हुआ है। 110 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से 13 राइस मिल लगाने का प्रपोजल है, जिसमें कि अरवा और उसना जो प्रकार है चावल का, अरवा चावल होता है और उसना चावल होता है। ठीक, वैसे तो उसना चावल का मतलब उबले चावल से होता है, जो कि माड़ के साथ खाया जाता है बिहार में, काफ़ी टेस्टी होता है। लेकिन अरवा चावल और उसना यहाँ प्रजातियों की बात की जा रही है। ये दोनों भी खाने में थोड़े रूखे होते हैं, मतलब जैसा मुलायम आप चावल खाते हैं ना, एकदम सॉफ्ट होता है, भरभरा होता है, वैसे नहीं होते हैं। भर के तो होते हैं, इनमें भरभरापन होता है, लेकिन बड़े बड़े होते हैं। तो इनकी कई सारी अच्छी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे लोहा छड़ और तमाम नाम होते हैं ऐसे अनोखे। तलहा चावल भी इनको कहा जाता है। तो ये जो चावल की प्रजातियाँ हैं इनको भी इस राइस मिल में मतलब इनकी भी प्रोसेसिंग की जाएगी, इनका भी प्रसंस्करण किया जाएगा। और 13 राइस मिलें कहाँ कहाँ पर खोली जाएंगी, वो जिलों के नाम आप देख रहे हैं। देखिए इसमें 110 करोड़ रुपए की लागत है, वो इन्वेस्टमेंट आप याद रखिएगा। संख्या पूछी जा सकती है, मतलब जो मात्रा है। अब इसमें जिलों के नाम में आप सीतामढ़ी को याद रख सकते हैं, मधुबनी का जो विद्यानगर है, किशनगंज का काशीपुर है, बिलवा रोहतास का जो करघर है, इसके अलावा औरंगाबाद का खेरहरी है, बांका है, पश्चिमी चंपारण है, भोजपुर में जगदीशपुर है, पूर्णिया में भी ये फैक्ट्री जो है ये स्थापित की जाएगी। तो इस तरीके से आप जिलों के नाम और स्थान का नाम देख रहे थे। और क्या फैक्ट हो सकते हैं इसमें जानने लायक, तो जानने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से अगर देखें तो फ्लाई ऐश ईंट जो है उसके निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर, मोहनपुर में, भागलपुर, पटना, बेगूसराय में यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। फ्लाई ऐश से ईंट बनाना एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो राख होती है ना, ये नुकसानदेह हो सकती है पर्यावरण के लिए अगर हवा में घुल जाती है। तो इसका इस्तेमाल करके हम ईंटें बना लें तो वो काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती हैं, हल्की होती हैं। वजन उनका ईंटें की माफ़ कीजिएगा, मिट्टी की जो ईंटें होती हैं उनकी तुलना में कम होता है और मजबूती ज़्यादा होती है। तो इस पर केवल 7 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रस्तावित है। इसके अलावा पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर जिलों में पीवीसी पाइप्स के लिए जो लघु उद्योग हैं वो स्थापित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का पूरा आमूल चूल प्रयास किया जा रहा है। अगला जो हमारा मैटर है वो है न्यू इको टूरिज्म स्पॉट, और ये सेट किया जाएगा बिहार में सितंबर 2022। और जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें राज्य में नए इको टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए जो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, इनका नाम है तेज प्रताप यादव। तो इनके सौजन्य से मतलब इनको ये टास्क दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, यानी नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो विभागीय समीक्षा बैठक होती है उसमें इको टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए ये टास्क दिया गया है तेज प्रताप यादव जी। तो इस तरीके से हमने ये जानकारी देखी। अभी अगला जो डाटा है उसमें आप देख रहे हैं ईस्ट चंपारण की बात हो रही है। ईस्ट चंपारण गॉट द फर्स्ट प्लेस इन सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19। सेकेंड डोज जो कोविड-19 का है उसमें ईस्ट चंपारण को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 21 सितंबर 2022 की बात है। बिहार की जो हेल्थ कमेटी है उसके द्वारा लेटेस्ट डाटा जारी किया गया, और उसमें कोविड पर कंट्रोल के लिए बिहार सरकार की ओर से किया जा रहा जो प्रयास था, मतलब वैक्सीनेशन का कैंपेन था पूरा, और उसमें सेकेंड डोज चल रही थी। तो पूर्वी चंपारण बिहार में टॉप पे रहा, यानी पहले स्थान पे रहा इस मामले में। दूसरे स्थान पे दरभंगा था, तीसरे स्थान पे कैमूर था, और चौथे स्थान पे गया था। तो यहाँ सभी की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
पूछा जा सकता है। और जिलेवार जो राज्य स्वास्थ्य कमेटी मतलब हेल्थ कमेटी गठित हुई है उसके द्वारा कोविड वैक्सीनेशन पे जो डाटा जारी किया गया है तो 16 जनवरी 2021 से लेकर 20 सितंबर 2022 तक का ही उसमें रिकॉर्ड है, उसके बाद का नहीं है। तो उस बीच में जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसका नाम इसमें शामिल किया गया। एक और नया लेटेस्ट डाटा है, ये आप देखें, स्टेट स्कूल्स विल नाउ हैव नो बैग डे एंड कंपल्सरी स्पोर्ट्स पीरियड्स। ठीक है, अब इसमें आप देखें द बिहार गवर्नमेंट, ये बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्रयास है, तभी हम पढ़ भी रहे हैं, इज ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस अ नो बैग डे रूल इन स्कूल्स एंड अ कंपल्सरी स्पोर्ट्स पीरियड एट लीस्ट वंस अ वीक। मतलब हफ्ते में एक बार कम से कम जो है वो नो बैग डे और जो स्पोर्ट्स पीरियड है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई के तनाव से मुक्ति मिल सके, जो स्टूडेंट्स के बैग हैं उनके बर्डन से वो छुटकारा पा सके। तो ये बिहार गवर्नमेंट का एक प्रयास है और पहले स्कूलों में ऐसी परंपरा होती थी, अब तो धीरे धीरे करके अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने जो होड़ मचाई है उसकी वजह से ये सारा ट्रेडिशन गायब हो गया है। नहीं तो पहले के जो हमारे जमीनी स्कूल थे, मतलब प्राइमरी पाठशालाएं होती थी या जो भी विद्यालय होते थे, वहाँ जो शनिवार का दिन होता था, आमतौर पे शनिवार का दिन ही उसके लिए निर्धारित होता था, तो उस दिन विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म आने की परमिशन होती थी, घर के कपड़े आप पहनकर आ सकते हैं, बस्ता लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। और बाल सभाएं आयोजित की जाती थी, जो हिंदी माध्यम नर्सरी स्कूल हुआ करते थे वहाँ बाल सभाओं का आयोजन होता था। और बिहार की मिट्टी तो उससे गहराई से जुड़ी है, तो बाल सभाएं जो होती थी उसमें लड़कों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का भरपूर मौका मिलता था। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तमाम कविता कहानी गीत गाना जो भी, और उसके अलावा कभी कभी खेल के भी पीरियड होते थे। खेल का पीरियड लगभग रोज होता था, खेल टीचर अलग होते थे और वो तरह तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो करवाते थे। इसके अलावा कृषि कार्य भी करवाए जाते थे, जो एग्रीकल्चर का एक अलग उसमें सेगमेंट चलाया जाता था, उसमें बीजों के बारे में बच्चों को परिचित कराते थे, किसानी और खेती से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं वो बताए जाते थे। तो ये सब मनोरंजन का तरीका होता था, नई चीज़ें सीखते भी थे और खेल खेल में सीख जाते थे। तो अभी उसके लिए सरकार को प्रयास करना पड़ रहा है क्योंकि वो परंपरा कहीं लुप्त सी हो गई है। मतलब ये सोचते हैं कि शनिवार को वो खाली दिन क्यों जाए, पढ़ाई को बहुत नुकसान पहुंच जाएगा, तो उस दिन हम मोटी मोटी किताबें और मोटा मोटा होमवर्क दे देते हैं। तो वो धीरे धीरे करके गायब हो गया ट्रेडिशन, अभी उसको वापस लाने का ये प्रयास है नए ढंग से। अब बिहार सरकार जो है वो बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने के लिए नो बैग डे का नियम स्कूल में ले आ रही है, कम से कम एक दिन ऐसा रहेगा। और इस नीति का उद्देश्य आप जानते हैं होगा क्या, मतलब बैग लेकर नहीं आएंगे तो कुछ और काम करेंगे, तो तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ ये इन्वॉल्व होंगे, कुछ नया सीखेंगे, और करके जब बच्चे सीखते हैं तो ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, किताब से उतना अच्छा नहीं सीख सकते हैं। और इसे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों में लागू किया जाएगा। नहीं तो पता लगेगा कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में ये अनाउंस कर दिए कि जितने भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं जहाँ भी, तो गवर्नमेंट के जो स्कूल है वहाँ पे ये योजना चलेगी, वहाँ निर्देश दे दिए, तो जो प्राइवेट वाले हैं वो अपना मोटी बच्चों से फीस वसूलते हैं, तो उनके दिमाग में ये आएगा कि हम पढ़ाई का लॉस क्यों करवाएं, हटाओ इस नो बैग डे को हम खत्म करते हैं। सरकार ने हमें कोई ऐसा बाध्य तो किया नहीं है, लेकिन ये बाध्यता है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए एक नया गजेटियर जारी हुआ है। अब ये गजेटियर जो है ना, ये लंबे समय बाद बिहार में जारी हुआ है, काफ़ी डिटेल रहेगा। देखिए कि लास्ट गजेटियर जो है मतलब पूरे जिले के लिए पब्लिश हुआ था 1970 में, और गजेटियर ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इज टू बी पब्लिश आफ्टर 52 ईयर। पटना डिस्ट्रिक्ट का ये जो गजेटियर है ये 52 साल बाद प्रकाशित हो रहा है, मतलब 1970 में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद अब जाकर ये 2022 में प्रकाशित हो रहा है। ये पटना के लिए भी तैयार किया जाएगा और दरभंगा के लिए भी तैयार किया जाएगा। गजेटियर में बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन जो है उस जिले के बारे में दी होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स ऑफ 35 डिपार्टमेंट वर डायरेक्टेड टू प्रोवाइड एवरी माइक्रो टू माइक्रोस्कोपिक डिटेल। माइक्रो टू माइक्रोस्कोपिक डिटेल मतलब छोटी से छोटी जो लघुत्तम जानकारी है वो भी उपलब्ध कराई जाए, उसको इकट्ठा करें, उसका विवरण दें और 2 हफ्तों के अंदर ये जानकारियाँ इकट्ठी करके उपलब्ध कराएं। तो पटना और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो गजेटियर प्रिपेयर करने का काम है इसको शुरू किया गया है। अगर यहाँ पर ये सफल रहता है तो उसके बाद फिर इसे बड़े पैमाने पर बिहार के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। और गजेटियर में होता क्या है वो अभी आपसे चर्चा की वही चीज़ है, मतलब एक एक तथ्य जिले का कुछ भी नहीं छूटेगा, एकदम बारीक से बारीक जानकारी जो है वो उसमें उपलब्ध होती है, पूरा इतिहास से लेकर भूगोल तक सब कुछ। बिहार के चंदन जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 2022 में उसमें रजत पदक जीते हैं, मतलब सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं। और ये बड़ी बात है, 28 जुलाई से 9 अगस्त तक बर्मिंघम में आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का इसका संस्करण, और इसमें जो 9वां दिन था बिहार के चंदन कुमार सिंह जो है ये सिल्वर मेडल जीतते हैं और गोल्डन बाउल्स में भारत को पदक दिलाने का काम करते हैं। इसके अलावा 4 सदस्यीय जो भारतीय टीम है जिसमें कि सुनील बहादुर लीडर थे और बाकी नवनीत सिंह ये सेकंड थे, चंदन कुमार सिंह जो थे थर्ड थे और दिनेश कुमार इसके ये शामिल थे, ये गई थी। और आप जानते ही हैं कि सुनील कुमार सिंह जो है ये मुंगेर जिले के रहने वाले हैं, चंदन जो है ये भी मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। समदाना हाथिया जो सेंटर कॉलेज है उसमें बॉडी ट्रेनर के पद पर ये कार्यरत थे और ये गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। मैन ट्रिपल और 4 मैन में इन्होंने भाग लिया था। चंदन अब तक 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं, इससे पहले स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ, आउटडेटेड कोस्ट और दिल्ली कॉमनवेल्थ जो हुआ था, इसके बाद बर्मिंघम में आयोजित हुआ है, यहाँ भी इन्होंने हिस्सा लिया और अच्छा प्रदर्शन किया।
अब अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2022 तक का जो पीछे का पूरा इकट्ठा डाटा है उसको एक साथ देख लेते हैं। ये जो करंट अफेयर है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के मामले में कम होता है जितना आपने अभी तक देखा है उसके तुलना अगर दोनों की करें तो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है, यहाँ से भी होती है, इसे हम नकार नहीं सकते, बिल्कुल भी देखना पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी कम होती है। तो उसी हिसाब से हम इसे उपयोगिता के आधार पर देखेंगे। देखिए 15 अगस्त 2022 की तारीख है और रोहतास जिले की पुलिस, ये यहाँ आप देख रहे हैं, रोहतास जिले की जो पुलिस लाइन है बिहार में, वहाँ आयोजित किया गया था स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम और उसमें रोहतास पुलिस के 3 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस का जो सराहनीय सेवा मेडल होता है उसके लिए सम्मानित किया गया। और रोहतास डिस्ट्रिक्ट के एसपी आशीष भारती और डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा ये जो 3 जवान हैं, जिसमें कि आप दीपक कुमार पोद्दार को देखते हैं, व्यास प्रसाद को देखते हैं, एसपी आशीष भारती को देखते हैं, माफ कीजिएगा, व्यास प्रसाद को देखते हैं और बसंत कुमार को देखते हैं। मतलब इसमें 3 जो युवा जवान हैं उनका नाम है, जिसमें कि दीपक कुमार है, व्यास प्रसाद हैं और बसंत कुमार है, इनको ये सम्मान दिया गया। तो ये मेडल दिया गया है, इन कांस्टेबल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद मिथिला मखाना जो है इसको जीआई टैग दिलाने की पहल चली थी और इसे ये पहल मतलब इस पहल के तहत जीआई टैग प्राप्त हो गया है। मिथिला मखाना जो है इसको केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देने का काम करती है, भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया है। और बिहार में ये 5th प्रोडक्ट है। इससे पहले कई सारे उत्पादों को पहले से ही मिल चुका है, जिसमें कि आप देखते हैं कई सारे नाम। जर्दालू आम है जो कि भागलपुर का है, ये जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। कतरनी चावल है, पैडी मतलब धान, राइस चावल उसी से निकलने वाला, तो कतरनी चावल है। इसके अलावा मगही पान है नवादा का और शाही लीची है मुजफ्फरपुर की, ये सब जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा सिलाव खाजा को आप देखते हैं, वो भी बिहार की मिठाई है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो अभी उसी क्रम में मिथिला मखाना जो है इसको भी शामिल कर लिया गया है। बिहार के 2 साहित्यकार हैं, ये जो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें बाल साहित्य पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। 2022 का जो बाल साहित्य पुरस्कार था मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर वीरेंद्र झा हैं और इनकी किताब थी जो कि मैथिली लैंग्वेज की है और इसका नाम है उड़नछू। ये बाल कथा का संग्रह है, बच्चों की कहानियां इसमें है। तो चिल्ड्रन स्टोरी बुक है और साहित्य अकादमी की ओर से बाल साहित्य पुरस्कार इसी किताब के लिए इन्हें दिया गया है। इसके अलावा सिवान डिस्ट्रिक्ट के हैं जफर कमाली, इनको इनकी बाल कविता जो है, बाल कविता संग्रह हौसलों की उड़ान, उसके लिए हिंदी भाषा में पुरस्कार के लिए चुना गया। तो एक जने को मैथिली के लिए और एक जने को हिंदी के लिए बाल साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिया गया। इसके बाद जो अगली जानकारी है यहाँ आप देख रहे थे और इसके बाद अगली वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। इसमें आप देख रहे हैं कि बिहार की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी बिहार की जो विधान परिषद है, उसमें विपक्ष के नेता हैं सम्राट चौधरी और विधानसभा जो वहाँ की है वहाँ विपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो सत्ताधारी है उन्हें तो सभी जानते हैं, लेकिन अपोजिशन में कौन बैठा हुआ है लीडर की हैसियत से वो आपको मालूम होना चाहिए, विपक्ष का नेता कौन है। तो यहाँ वही दिया हुआ है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये यहाँ आप देख रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन असेंबली इज विजय सिन्हा। यहाँ पे आपने देखा जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वो नाम है। द स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इज देवेंद्र चंद्र ठाकुर एंड द 17th स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज अवध बिहारी चौधरी। ये राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग करते हैं, इनकी पार्टी का नाम क्या है, राष्ट्रीय जनता दल। तो इस तरीके से आपने जो तत्कालिक राजनीतिक स्थिति है, संरचना है, उसको देखा। इसमें नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जो नए सभापति यानी स्पीकर बने हैं वो देवेंद्र चंद्र ठाकुर हैं और 17वें अध्यक्ष कौन है, अवध बिहारी चौधरी है। अच्छा, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में पटना को सबसे उच्च या आप कह लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान मिला है, स्पिरिचुअल प्लेस का इसे सम्मान दिया गया है पटना को। तो ये एक बड़ी बात है। पूछा जा सकता है कि बेस्ट स्पिरिचुअल प्लेस का जो अवार्ड है वो किसको प्राप्त हुआ है या पटना को ये अवार्ड किसने दिया है, तो ये आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड कहा जाता है 2022 का। इसके बाद आप देख रहे हैं दलजीत सिंह को, और दलजीत सिंह जो है ये पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए डायरेक्टर बने हैं। बिहार के वर्तमान जो लॉ मिनिस्टर हैं और इनका नाम है डॉक्टर शमीम अहमद, तो उनको भी आप साथ में जानते रहिए। अब ये 2 अलग अलग फैक्ट हैं जिन्हें कि आप एक साथ देख रहे हैं, ठीक, मतलब 2 अलग अलग तथ्य हैं, यहाँ से नया डाटा है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिसेंटली अनवील्ड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड 200 सेशन मेमोरियल पिलर। ठीक है, ये जो पिलर है ये कहाँ पे, कबीर बाटिका में है। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो कबीर बाटिका है वहाँ पे अवस्थित है और इसका उद्घाटन किया गया, ये नया नवेला बना है। ठीक है, तो ये भी एक खास बात है। बिहार विधान परिषद के अंतर्गत ये कबीर वाटिका है, वहाँ इसका अनावरण होता है। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसके अंडर में वन और नगर वाटिका स्थापित करने की योजना है। तो बिहार के 3 अलग अलग जो सिटीज़ हैं, जैसे कि पटना है, मुजफ्फरपुर है और गया है, उसका चयन किया गया है। तो ये भी एक जानने योग्य बात है। किसका किसका चयन किया गया है वो नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप पटना, मुजफ्फरपुर और गया को चुनेंगे। इसके बाद अगला डाटा ये बताता है कि बिहार में द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज द रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंडर मनरेगा इन द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब यहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है 2022-23, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है। यहाँ जनवरी से आप मत जोड़िएगा, नहीं तो क्वार्टर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर जो है वो अप्रैल से लेकर जून तक चलता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो इन विच बक्सर डिस्ट्रिक्ट हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन, बक्सर को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ। और उसके बाद जहानाबाद, वैशाली, गया और ईस्ट चंपारण आते हैं। और शिवहर जो बिहार का है ये सबसे नीचे की रैंक प्राप्त करता है।
तो यहाँ जिलों की रैंकिंग दी हुई है मनरेगा के अंडर में, उसे आप देख रहे हैं। अगली जानकारी क्या हो सकती है, तो अगली जानकारी ये है कि नवकृष्णा ऐहिक, ये नाम आप देख रहे हैं, इन्हें सम्मान दिया गया है। और इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से ये नवकृष्णा ऐहिक को यहाँ सम्मानित किया गया है। और इनका एक व्यंग संग्रह है जो कि मैथिली लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसका नाम है खुरचन भाई करमच्छी। ठीक है, अच्छा नाम है, और इसी पुस्तक के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो ये व्यंग वाली किताब है। इसके बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है सोने का हाथ। और ये जो पुस्तक है ये राज्यवर्धन आजाद के द्वारा लिखी गई है, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये नेत्र चिकित्सक हैं और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, इनका नाम है राज्यवर्धन आजाद, उनके द्वारा इसको लिखा गया है, मतलब ये उसके ऑथर हैं। तो इसमें नाम आप याद रखेंगे किसके द्वारा ये किताब लिखी गई। इसके साथ आप देखें यहाँ एक और तथ्य है कि बिहार सरकार जो है ये कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी मुहिम तेज कर रही है। तो 2000 नए आंगनवाड़ी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो परमिशन प्राप्त हुई है 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की कार्यवाही, ये पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारा काम अच्छे तरीके से हो रहा है। और 4 अप्रैल 2022 की बात है, बिहार सरकार के द्वारा जो फूलचंद्र चौधरी हैं और त्रिपुरारी शरण जी हैं, इनको राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और बिहार के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है फागू चौहान जी, इन्होंने राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें शपथ दिलाई है। तो ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हुए हैं और इनका जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑन 28 जून 2022 की बात है। अब इसमें क्या हुआ था, तो सविता महतो, ये छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार की रहने वाली है, बिकम द फर्स्ट वुमेन साइकिलिस्ट इन द वर्ल्ड टू ट्रेवल ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड उमलिंगला, जो विश्व की ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित रोड है उमलिंगला, और उस पर साइकिल चलाने वाली ये पहली महिला बन गई। ठीक है, और ये बिहार से है, छपरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, इनका नाम है सविता महतो। इसके बाद अप्रैल 2022 में ही एक और न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है राज्यलक्ष्मी, इनका और इनका चयन जो सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम है उसके लिए किया गया है। ट्रांसजेंडर सिपाही के तौर पे चुना गया है रचित राज को, और इन्हें पहले ट्रांसमैन सिपाही की उपाधि दी गई है। तो ये इनके लिए गौरव का विषय है। और आप देखें कि बिहार विद्युत निगम, ये वाला बिहार विद्युत निगम, ये मई 2022 का करंट अफेयर है। तो इसके द्वारा बिहार के 2 प्लेसेस हैं, एक तो फुलवरिया है, दूसरा दुर्गावती है। वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने का प्लान है और वो प्लान अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और बिहार में क्या चीज़ खास हो रही है, तो ये पहला कोल्ड स्टोरेज जो है ये खोला जाएगा। ये पहला कोल्ड स्टोरेज जो है ये बख्तियारपुर में ओपन किया जाएगा। 10 टन की भंडारण क्षमता वाला है और बिहार की मछलियों के लिए इसको चलाया जाएगा, मतलब मछलियों का इसमें भंडारण किया जाएगा। इसके बाद आप अगले डाटा को देखें तो हाल फिलहाल में नगर निगम की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी बैठक में गया का नाम बदलकर गया जी रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है, क्योंकि गया जो है वो थोड़ा सा असम्मान सूचक लगता है, तो उसमें जी लगाएंगे ताकि सम्मान बढ़ जाए। साथ में और चीज़ें इसमें है, जैसे कि MSME अवार्ड 2022 की बात हो रही है। तो ये जो इसमें प्रोत्साहन के उद्देश्य से उत्कृष्ट योगदान करने के लिए बिहार को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब बिहार जो है वो MSME क्षेत्र में विकास और प्रोत्साहन में काफ़ी बड़ा योगदान किया है और उसके लिए इसे दूसरा पुरस्कार दिया गया है। मई 2022 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अभियान में काफ़ी बड़ा अपना रोल प्ले करने के लिए, बड़ा योगदान देने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार की जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है उसके प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम है अनिल चमरिया। ठीक है, इनका नाम क्या है, अनिल चमरिया है। और इनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है, मतलब उसके लिए इनका चयन किया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है ये एक तरह का सम्मान होता है। मई 2022 का डाटा है। और उसके बाद आप देखें 4 अप्रैल की तारीख यहाँ पे, तो 4 अप्रैल को बिहार विधान परिषद का जो स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटें हैं उसके लिए द्विवार्षिक चुनाव का आयोजन किया गया था। और चुनाव में पटना सीट पर जो राष्ट्रीय जनता दल है वो जीत गया था। तो जीता कौन, वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है, ये नीचे वाला करंट अफेयर आप देख रहे हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज रिलीज द रैंकिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 in which Bhagalpur is on top in the audit of 3-tier Panchayati Raj institution and courts. Bhagalpur has got 97% success in audit. ऑडिट के मामले में भागलपुर को 97% सक्सेस प्राप्त हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस जहानाबाद इज सेकेंड एंड नालंदा इज इन 3rd प्लेस। इसमें जहानाबाद को 2nd और नालंदा को 3rd पोजीशन प्राप्त हुई है। इसके बाद आप देखें इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये अगली रिपोर्ट है, माफ कीजिएगा, यहाँ देखें आप स्टेट हेल्थ कमेटी की रिपोर्ट है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड 1st प्लेस इन होल बिहार इन ईयर 2021-22 फॉर द सेफ चाइल्ड डिलीवरी ऑन द स्केल ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड। तो सेफ चाइल्ड डिलीवरी के मामले में कटिहार जो है वो पहली रैंक अपनी सिक्योर किया है, ये बिहार राज्य का। और बिहार की जो पहला बिहार का ऑर्किड पार्क है ये बिल्ड किया जाएगा संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में, मतलब ये संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में बनाया जाएगा। बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन फेडरेशन जो है इसके द्वारा, यहाँ आप देख रहे हैं, हैज़ रिसीव द ई मार्केट अवार्ड।
ये जो फेडरेशन है ना, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, इसको ई मार्केट अवार्ड मिला है यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, मतलब गृह मंत्री जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। बिहार रिसीव दिस अवार्ड इन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन गांधीनगर गुजरात। ये गांधीनगर गुजरात में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था और उसमें उन्हें दिया गया था। आनंद किशोर जो है बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं और इन्हें ये सम्मान मिला है। सम्मान का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड 2020 और ये किस लिए दिया गया है, तो एक्सीलेंट वर्क इनका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में है उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। ऑपरेशन प्रहार को देख लीजिए, ये बिहार में चलाया गया कैंपेन और इसके बारे में खास बात यह है कि इज बीइंग रन फॉर अरेस्ट ऑफ दोज हु वायलेट द प्रोहिबिशन लॉ अलॉन्ग विद द एक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड इन सीरियस क्रिमिनल इंसिडेंट्स। ठीक है, तो ऑपरेशन प्रहार जो है इसका भी उद्देश्य आप देख रहे हैं, गंभीर आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए और जो शराबबंदी कानून है उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके संदर्भ में इसमें जो ऑपरेशन प्रहार है इसमें एक्शन लिया जाएगा, तो ये बड़ी बात है। और सिविल सर्विसेज डे के मौके पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा पटना जिले में कोरोना टीकाकरण और लोक सेवाओं के अधिकार कानून को बेहतर ढंग से प्रदर्शन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपने देखा। और हुडको को देख लीजिए, ये लास्ट में यहाँ डाटा आप देख रहे हैं, हुडको हैज़ गिवन बेस्ट बारोइंग एजेंसी अवार्ड टू बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, उसको ये अवार्ड दिया गया है, जिसे कि आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पटना की रेशमा प्रसाद है और इनका ये स्टार्टअप है नाचबाजा.com। ठीक है, ये स्टार्टअप का नाम है। इसको स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है और पहली बार किसी ट्रांसजेंडर का चयन स्टार्टअप के रूप में किया गया है। वैसे तो ट्रांसजेंडर्स जो है उन्हें पहले अपमान की दृष्टि से देखा जाता था, हालांकि शुभ मौके पे इनका आगमन होता था, लेकिन इन्हें वो बराबरी का दर्जा समाज में नहीं मिल पाता था जो कि महिलाओं और पुरुषों के लिए होता है। तो ये एक अलग सी कटी कटी जिंदगी जीने के लिए और एक खास क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हो जाते थे। तो अभी ये अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, तो नाचबाजा.com उसी दिशा में एक कदम। तो अब देखें कि पहली बार ये ट्रांसजेंडर का चयन जो है स्टार्टअप के तौर पे किया गया है, मतलब इन्होंने स्टार्टअप अपना शुरू किया है। भागलपुर में वाटर टेस्टिंग लैब जो है इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। ठीक है, नेशनल लेवल की रिकॉग्निशन प्राप्त हुई है, ये एक बड़ी बात है। और केंद्र सरकार जो है उसने राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला जो है, ठीक है, मतलब ये जो लेबोरेटरी है इसमें यहाँ आप देख रहे हैं तो प्रत्यानयन बोर्ड की ओर से मान्यता दी जाती है। मतलब कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो लैब है ये इस तरह की मान्यता देने का काम करती है और इसमें भागलपुर की जो वाटर टेस्टिंग लैब है इसको रिकॉग्निशन प्राप्त हुई है। और बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क जो है ये खुलेगा और ये पार्क इसी वर्ष 2022 से शुरू हो सकता है, मतलब शुरू हो चुका है। तो ये चीज़ एक नई। इसके साथ साथ और भी है, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th इसका जो एडिशन है उसे आप देख रहे हैं, द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन बिहार हैज़ इंक्रीज टू 1090। मतलब जो सेक्स रेशियो है उसमें 1000 मैन पे कितनी वुमेन है ये देखा जाता है। तो ये लिंगानुपात 1000 के अंदर ही दिखाई दे रहा था बिहार का। ठीक है, तो अभी उसमें काफ़ी अच्छी खासी सुधार की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। मतलब 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं इतनी हो गई हैं। और ये डाटा जो है ये सेंसस का नहीं है, ये फैमिली हेल्थ सर्वे का रिकॉर्ड है। सेंसस का तो अभी 2011 वाला ही हम लेकर ढो रहे हैं, नया वाला आया ही नहीं है। और राजगीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बिकम द फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ये राजगीर को आप याद रखेंगे। और यंग साइंटिस्ट है, इनका नाम है डॉक्टर उज्जवल वर्मा, ये बिहार के रहने वाले हैं और उनकी टीम भी साथ में हैज़ इन्वेंटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने वाली एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने खोजी है। तो पूछा जा सकता है किसने खोजी है, तो उज्जवल वर्मा को आप याद रखेंगे। बिहार का एकमात्र जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है वो स्टार्ट की जा रही है पटना में। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ये पटना में शुरू हो रही है, ये एक बड़ी चीज़ है। और पटना हाई कोर्ट हैज़ बिकम द 5th कोर्ट इन द कंट्री टू ब्रॉडकास्ट द प्रोसीडिंग्स लाइव ऑन यूट्यूब पे क्या होगा, इसका लाइव टेलीकास्ट होगा, वहाँ जो मामले चल रहे होंगे। अर्लियर कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैव फॉलो दिस प्रोसेस। पटना हाई कोर्ट जो है इसी क्रम में 5वां कोर्ट बन गया है और इससे पहले ये काम कई राज्यों के हाई कोर्ट कर रहे हैं, जैसे ओडिशा का हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश है। ये सब पहले से ही यूट्यूब पे इस लाइव टेलीकास्ट को दिखाते हैं। तो कार्यवाही का जो लाइव नज़ारा है वो जनता भी देखे। अब इसके बाद रिसेंटली तेलंगाना हैज़ अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ पंचायत इलेक्शन ऑफ बिहार। तेलंगाना ने क्या किया है, बिहार की जो पंचायत इलेक्शन की टेक्निक है इसको अडॉप्ट किया है, यहाँ से सीखा है और पंचायत इलेक्शन में वो अपने इस्तेमाल करेगा। अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, मतलब पाटलिपुत्र अपना, अ टारगेट हैज़ बीन सेट टू कंस्ट्रक्ट ई टॉयलेट एट 40 प्लेसेस। ई टॉयलेट जो है वो 40 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। द स्टेट्स फर्स्ट टॉयलेट क्लिनिक विल बी ओपन इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये पूछा जा सकता है, इस तरह के जो अच्छे वाले फैक्ट हैं, थोड़े अनोखे फैक्ट हैं, वो पूछे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है ये लॉन्च किए हैं वॉलंटरी ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड और बाई लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस हेल्थ प्रोजेक्ट इन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बिल्डिंग ऑडिटोरियम बिहार इन द फर्स्ट
यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव लॉन्च दिस सर्विस। इस तरह की सर्विस लॉन्च करने वाला बिहार पूरे देश भर में पहला है, तो इसलिए पूछा जा सकता है ये भी। सभी जितने भी तथ्य हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। द स्टेट गवर्नमेंट विल इंस्टॉल स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स। अब ये प्रीपेड मीटर लगाने की पहल जो है ना, ये देश में कई स्थानों पर चल रही है और उसी क्रम में आप बिहार को देख रहे हैं। तो प्रीपेड मीटर्स इन एवरी हाउस इन ऑल सिटीज एंड विलेजेस ऑफ बिहार बाई मार्च 2025। तो इससे क्या होगा, बिजली की चोरी रोकी जा सकती है। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड। तो ये पहला है पूरे देश भर में, पूछा जा सकता है। बिहार इज यहाँ देख रहे हैं, बिहार इज ऑन द लोवेस्ट लेवल इन बेस लाइन लिटरेसी इंडेक्स। लोवेस्ट लेवल पे है बिहार, तो ये भी एक तथ्य है। वाईफाई स्पॉट्स विल बी बिल्ट इन ईच एंड एवरी विलेज ऑफ बिहार टू प्रमोट डिजिटल रिवॉल्यूशन। BSNL इज गोइंग टू प्रमोट पब्लिक डाटा ऑफिस PDO अंडर PM वाणी योजना। PM वाईफाई एक्सेस, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए वाणी योजना का। तो PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका पूरा नाम है इन द स्टेट। और विलेजर्स विल बी बेनिफिटेड विद द अनलिमिटेड हाई स्पीड डाटा फॉर 1 मंथ एट रेट 69। केवल 69 रुपये खर्च करके अनलिमिटेड हाई स्पीड डाटा उपलब्ध हो सकेगा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और आप देखें कि बिहार फाउंडेशन विल सून ओपन इट्स ब्रांच आउटसाइड द कंट्री इन मॉरिशस। बड़े पैमाने पे ये विदेशों में अपनी ब्रांच खोलेगा, जैसे कि मॉरिशस में खोलेगा, इंग्लैंड में खोलेगा, नीदरलैंड में खोलेगा, वेस्ट इंडीज़ में खोलेगा। तो वैश्विक पहचान अपनी बनाएगा और बना रहा है, ये सूचना यहाँ से मिलती है। देयर आर प्लान टू ओपन सर्वल ब्रांचेज ऑफ बिहार फाउंडेशन इन सिलीगुड़ी, सिक्किम, गुवाहाटी इन इंडिया। द चीफ मिनिस्टर इन द पैट्रॉन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द बिहार फाउंडेशन। और आप देख रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आर इट्स एक्स ऑफिसो मेंबर। तो इसमें हेड या सर्वा कौन होता है, गवर्निंग बॉडी के तौर पे चीफ मिनिस्टर होता है और बाकी जो एक्स ऑफिसो मेंबर है उसके तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसमें मौजूद होते हैं। बिहार स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट कास्ट सेंसस आफ्टर 90 ईयर। 90 साल के बाद कास्ट सेंसस को एक बार फिर से कंडक्ट कराने की योजना है बिहार स्टेट की, मतलब ये निर्णय लिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और क्या चीज़ें हैं तो आप यहाँ देखें, बिहार गवर्नमेंट विल सून स्टार्ट अ न्यू स्कीम इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर पूरे देश भर में बल दिया जा रहा है, बिहार भी उसी दिशा में काम कर रहा है। और अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल फार्मर्स ऑफ 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉन ऑर्गेनिक कॉरिडोर विल बी गिवन अ ग्रांट। और ग्रांट की जो राशि है वो कितनी है, 11,500 पर एकड़ फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रत्येक एकड़ के हिसाब से, अब उनकी ज़मीन की नाप पर आधारित होगा कि कितना उन्हें दिया जाएगा। तो प्रत्येक एकड़ ज़मीन के हिसाब से 11,500 रुपये का ग्रांट उन्हें दिया जाएगा, ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें। जो परंपरागत कृषि है उससे अपना थोड़ा सा पीछे पैर खींचे, क्योंकि उसमें अनाज उत्पादन एक तो अब कम हो गया है, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और पर्यावरण संबंधी तमाम खतरे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम उससे निजात पा सकते हैं। तो ये उस दिशा में कदम। बिहार रैंक 4th इन सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अक्रॉस द कंट्री। चौथे स्थान पे बिहार है, तो ये तारीफ के काबिल है, क्योंकि प्रदूषण से इससे काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी बिहार राज्य में बहुत बुरा है। और इंडस्ट्रियल यूनिट प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एट बरौनी इन बेगूसराय एंड एन एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट एट आरा विल बी सेटअप। ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक की यूनिट है और एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट है, ये कहाँ पर खोली जा रही है, ये जगह का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ आरा और बेगूसराय को आप याद रखेंगे। इसके बाद आप तुषारिका शर्मा बनर्जी को देख रहे हैं, ये प्रोफेसर है फ्रॉम गया, वॉज कन्फेयर्ड विथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर एक्सीलेंस अवार्ड 2021। शिक्षक के क्षेत्र पर अगर हम एक मूर्तिमान आदर्श को देखना चाहते हैं तो हम राधाकृष्णन जी को देखते हैं। हालांकि जितने बड़े वो महान शिक्षक थे उतने ही महान दार्शनिक थे। उनका जो फिलॉसफर वाला फेज है ना, वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। बहुत ही बेजोड़ दार्शनिक थे। और ये भी सत्य है कि टीचर अगर एक अच्छे लेवल का है, मतलब अच्छी उसकी सोच है, ऊंचा सोचता है, विद्यार्थियों के लिए कल्याण की बातें सोचता है और गहन उसके अंदर चिंतन की व्यवस्था है, तो निश्चित तौर पे वो दार्शनिक होगा। तो इनके अंदर दार्शनिक वाला फेज बहुत ज़्यादा था। तो जो इनकी फिलोसफिकल बुक है वो पढ़ने योग्य है। कुल मिलाकर आप यहाँ देखें, ये तुषारिका शर्मा बनर्जी हैं और इन्हें, ये गया की रहने वाली हैं, इन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो दिया गया 2021 का। ये गौरव की बात है। और लास्ट डाटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाई फ्लड सप्लाईज डिपार्टमेंट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज वन, यहाँ आप देख रहे हैं, बिहार इज ऑन द फर्स्ट प्लेस इन द मैटर ऑफ फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन, माफ कीजिएगा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसे पहले स्थान पर रखा गया है। 2-3 फैक्ट और हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी हैं, इनका नाम सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के प्रोफेसर हैं और ये LKVD कॉलेज है ताजपुर का, उसके विभागाध्यक्ष है, प्रोफेसर नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान SKS फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। 15 जनवरी 2022 कोई आयोजित समारोह था, उसमें दिया गया। ठीक है, दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें ये अवार्ड इन्हें दिया गया। इनका नाम है संजीव कुमार विद्यार्थी।
ये बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और कहाँ पे हैं तो LKVD कॉलेज ताजपुर में। इसके साथ जो अगला डाटा आप देख रहे हैं वो यहाँ पे है, डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह का नाम आप देख पा रहे हैं। इनको कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करने के लिए बिहार श्री नाम का जो ऑनर है वो दिया गया था, बिहार श्री सम्मान से इनको नवाजा गया था। इसके बाद अभिषेक राज जी को आप देख रहे हैं और ये युवा साहित्यकार हैं अभिषेक राज, लेखक के रूप में इनका नाम काफ़ी उभरा हुआ है। नवादा सिटी के ये रहने वाले हैं और नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 का सम्मान इनको प्राप्त हुआ है और द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह जो है और रेडियो सिटी, इन दोनों के तत्वाधान में, मतलब दोनों के आपस में संयोजन से ये अवार्ड दिया जाता है और भारत के करीब 100 ऐसे उभरते हुए जो लेखक होते हैं, राइजिंग राइटर्स होते हैं, उनको चुना जाता है। इसके अलावा जो शिक्षाविद हैं उनका भी चुनाव किया जाता है। अब बिहार के 3 बच्चे हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार के 3 बच्चे हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीरता के क्षेत्र में धीरज कुमार को मिला है बिहार के, ये 2022 का अवार्ड है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और ये वीरता के क्षेत्र में दिया गया है। और पल साक्षी जो है इन्हें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। मतलब जो गैलेंट्री अवार्ड है वो किसको मिला है, धीरज कुमार को मिला है और सोशल सर्विस अवार्ड जो है वो पल साक्षी को मिला है। और प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2021 को अगर देखें तो उसमें जो अवार्ड है वो ज्योति कुमारी को मिला था, गैलेंट्री अवार्ड मिला था और ये दरभंगा की रहने वाली। तो इस तरीके से हमने ये पूरा डाटा देखा और इस पूरे करंट अफेयर के क्रम में सिर्फ इतना ही, जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता था, जितना भी परीक्षा उपयोगी आंकड़ा हो सकता था, जानकारियां हो सकती थी, वो सब हमने आपसे साझा की। अब इसे कायदे से यूटिलाइज करना ये आपका काम है और अगर आपने ये कर्तव्य सही ढंग से निभाया तो निश्चित तौर पे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके परीक्षा में गलत नहीं होंगे। तो परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं और अब जो समय आपके हाथ में है, बहुत कम समय बचा है, तो उसमें आप जितना हो सके उतना दोहराने का प्रयास करिए। जितनी चीज़ें आपने पीछे पढ़ रखी है, नया पढ़ने के लोभ में मत पढ़िए, अब उन चीज़ों को दोहरा डालिए, क्योंकि वो पूरा समग्र महासागर जो आपने रिकॉर्ड किया है ना अपने दिमाग में, उसको अगर आपने एक बार पलट कर नहीं देखा, ठीक ढंग से रिकॉल नहीं किया, तो वहाँ चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं, यही आपका कर्तव्य है। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे सफल होंगे। तो ऑल द बेस्ट और तब तक के लिए नमस्कार।